अब पैटर्न तोड़ के वापस जीरो से स्टार्ट करना, ऐसा सोचा कैसे? योगा वॉज टोटली अमेरिकन. योगा मैट्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, लुलुलेमन, $multi-billion इंडस्ट्री इन द यूएस एंड इंडियन कंपनीज के इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था. आयुर्वेदा के साथ ये होना नहीं चाहिए. तो मुझे जोमेटो में प्रोडक्ट बेचना था. मैंने दीपेंद्र गोयल को ऐसा ही ईमेल लिखा कि सर मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ. मैं कभी लाइफ में दीपेंद्र गोयल से मिला नहीं. अभी के बच्चे क्या देख रहे हैं? शार्क टैंक देख रहे हैं. तो सोचो अभी आगे के बच्चे क्या करने वाले हैं. इंडियन कस्टमर की मेंटेलिटी क्या है? इंडियन कस्टमर सस्ते नहीं है. पैसा जब आता है तो लाइफ में क्या चेंज आता है? हर रुपया कमाने में बहुत एफर्ट लगती है. आज तक मैंने कभी बिजनेस क्लास में फ्लाइट ली ही नहीं है. पहले 100 कस्टमर के लिए क्या किया? मुझे सबसे बड़ी शौक थी कि एक्चुअली कोई रिप्लाई नहीं करता ईमेल का हमारे देश में. पहले आप मेल करते हो, फिर आप फोन करके कहते हो कि मैंने मेल किया है, प्लीज कॉल लो. मैं कहता हूँ फंडिंग तो देने वाले हजारों लोग बैठे हैं. रिलायंस फंडिंग पे बनी, अदानी फंडिंग पे बनी नहीं, राइट. डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग थीम. हमने यूपीआई देखा है, पर यूपीआई के आगे अभी उस स्कूल में ऐसा क्या होता है या क्या डिफरेंट था? तो मेरे 2 साल अंबानी स्कूल में थे. दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. 13 साल से मैं ये इंडियन फ्लैग की बैंड पहन रहा हूँ. जैसा भी मैं जब एंटर हुआ आपके पास तो आपने वो टी शर्ट पहन रखी थी, आई लव मालदीव्स था. बेटा कह रहा मैं तो यूएस चला जाता हूँ. जैसे वो फॉरेन रिटर्न आते हैं ना, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक. Where's my water bottle? डैड के बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, इसलिए डैड ने बेटे को बोला बिजनेस बेच दो. ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लोग ऐसे बात करते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो अर्जुन जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड इट्स बीइंग एन ऑनर. क्योंकि आपसे मिलके बहुत सारी चीजें, देखो ऐसा है कि अपन बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, तो कुछ इन्वेस्टर कम्युनिटी से पॉडकास्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिंग की बात बताते हैं. कुछ फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर से बात करते हैं, वो स्टार्टअप फाउंडर की बात बताते हैं. लेकिन आपके केस में यूनिक है कि यू हैव बीन, आपने स्टार्टअप फाउंड भी किया है और D2C स्पेस में किया. अब आप एज ए इन्वेस्टर भी वर्किंग कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं कि एक सेक्टर की नॉलेज है. बीइंग अ इन्वेस्टर आपको लगभग हर सेक्टर का आइडिया है. और ई कॉमर्स जो भी सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे जब शुरुआत हुई थी तब से आप इसके टच में हैं. तो मेरे हिसाब से आज की रेट में मतलब आप गोल्ड माइन हो नॉलेज की. तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे लिए हिसाब से इस पॉडकास्ट को पॉडकास्ट मत समझना भाई लोग, इस पॉडकास्ट को सीधी मास्टर क्लास समझना. आपके इतने सारे डाउट क्लियर होंगे, इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी. चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्टार्टअप हो, आपका दिमाग खुलने वाला है. तो अर्जुन जी, अपन बात करते हैं. आपके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने शुरुआत में दे चुका, लेकिन वैद्या स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में 2 मिनट दर्शकों को, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, कि एक बार आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए उनको, कि आपने वैद्या स्टार्ट करने से पहले हाउ वाज द लाइफ, एजुकेशन और अ शॉर्ट स्टिंट बिफोर दैट. एब्सोल्युटली. तो राहुल जी, जैसे आपको पता है, आई एम फ्रॉम बॉम्बे बोर्न एंड रेज. पूरी लाइफ बॉम्बे में की है. एंड पहले तो मुझे ये खुशी है कि आप हमारे शहर में आके, हमारे घर में आके रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वेलकम टू माई सिटी, टू माई होम. तो मैंने तो पूरी लाइफ बॉम्बे में ही की है. आई ग्रो अप हियर, आई वॉज बॉर्न हियर. फैमिली गुजरात से. माई ग्रेट ग्रैंडफादर मूव फ्रॉम मोरबी. मोरबी राजकोट के बाहर है. इट्स अ फेमस सिटी फॉर टाइल्स एंड क्लॉक्स. वैद्या, which is my last name, means आयुर्वेदिक डॉक्टर. तो माई ग्रेट ग्रैंडफादर केम टू मुंबई 1923. जब वो आए तो फैमिली सालों से आयुर्वेदा में ही है. तो 1923 में उन्होंने एक छोटा दुकान स्टार्ट किया था, एक वेरी फेमस बिजी एरिया कॉल मस्जिद बंदर में. तो प्री इंडिपेंडेंस का समय था, जब ब्रिटिश हमारे देश में राज कर रहे थे. तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा वो समय में वॉज नॉट सो पॉपुलर. एंड मुंबई के शहर में ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी ट्रैक्शन. लोग आते नहीं थे उनके छोटे दुकान पे. एंड छोटा दुकान जो मैं बोल रहा हूँ, वो रोड पे एक छोटी दुकान थी, जैसे हॉकर वेंडर टाइप दुकान थी. तो ही वॉज रेडी टू गिव अप. वो वापस गुजरात जाने वाले थे. वो समय ही, जब आप स्टोरीज देखते हो ना एंटरप्रेन्योर्स के, बिजनेसमैन के, जब आप पिक्चर में भी देखते हो, तो एंड में वो एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. और उनको वो समय में एक अपॉर्चुनिटी मिली. देयर वाज अ ओल्ड लेडी इन द एरिया जो बहुत बीमार थी और नोबडी वाज एबल टू हील हर. एंड सब डॉक्टर्स ने गिव अप किया था. तो माई ग्रेट ग्रैंडफादर सेड कि ये चांस है, अगर नहीं चला तो एनीवेज मैं वापस गुजरात जा रहा हूँ, जब मैं वापस मोरबी जा रहा हूँ, कुछ पैसा बाकी नहीं है. तो ही वेंट एंड फॉर 4 days ही हील्ड हर. एंड इवेंचुअली 4 दिन के बाद उनको अपने दवाई पे, उनके अपने आयुर्वेदा पे इतनी कॉन्फिडेंस थी कि 4 दिन में शी वॉज फाइन. एंड उनकी इतनी खुशी हुई कि शी गेव हिम अ स्पेस इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड सेड यहाँ अपना क्लिनिक बनाओ. और वहां से अपनी फैमिली की आयुर्वेदिक लेगेसी और क्लिनिक की लेगेसी शुरू हुई. लेट 80s में मेरे पिताजी ने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, मुंबई से ही. उनको इतना मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था, वो कॉमर्स स्टूडेंट थे. तो 1 साल उन्होंने दादाजी को बोला था कि आप जरा ये जो आपकी दवाई है, जो आपकी क्लिनिक की प्रैक्टिस है, वो हम FMCG में करते हैं. अभी
80s लेट 80s में सब बड़े बड़े जो हमारे ब्रांड्स है, यूनिलीवर है, पीएनजी है, डाबर है, मैरिको है, वो जस्ट स्टार्ट हो रहे थे, जस्ट ब्रांड्स हो रहे थे, जस्ट टीवी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया में. तो डैड ने दादाजी को ऐसे कन्विंस किया कि आप टीवी पे ऐड करो और ये बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूशन में लाओ. फर्स्ट टाइम इन माय दादाज लाइफ ही लॉस्ट मनी. ओके. अभी आपको पता है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वो सर्विस बिजनेस चलाते हैं. वो एक्स बनाते कि 0.x बनाते कि 1.2x बनाते, पर लॉस में कभी नहीं जाते. सही बात. तो माय दादा लॉस्ट मनी. ही टोल्ड माय डैड, देखो आपको काम करना है मेरे साथ तो मेरे क्लिनिक में काम करो, नहीं निकल जाओ. ही सेड मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ. सो माय डैड इवेंचुअली स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. वो अभी 40 साल से ज्वेलरी एंड वॉचेस में बिजनेस चलाते हैं. एक्चुअली जयपुर बहुत आते हैं स्टोन Okay. सॉस करने के लिए. नेक्स्ट टाइम वेलकम है अंकल का, भी हाँ. मिलते हैं अंकल से. तो उसके बाद मेरी कहानी शुरू हुई. तो दादाजी क्लिनिक चला रहे थे. आई वॉज बोर्न एंड आई सफर्ड फ्रॉम एज 2 विद जुवेनाइल ब्रोंकाइटिस, एस्थमा. मेरे ग्रोइंग अप के टाइम में मुझे पंप्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, स्टीरॉइड्स और दवाई की याद आती है. जब मेरे दोस्त क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे थे, मैं स्क्वॉश और गोल्फ खेल रहा था, बिकॉज स्क्वॉश इंडोर है और गोल्फ में इतना डस्ट नहीं है. क्रिकेट और फुटबॉल फील्ड्स एटलीस्ट बॉम्बे में डस्ट ही डस्ट है, घास इतना है नहीं. तो मुझे ऐसा लगा ग्रोइंग अप के एस्थमा ने मुझे नॉर्मल चाइल्डहुड से प्रिवेंट की थी. जो मेरे दोस्त कर रहे थे वो मैं नहीं कर पा रहा था. तो मेरे दादाजी ने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे लगाए. 15 साल के बाद आई वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड ऑफ एस्थमा. एंड आई वॉज सो क्योर्ड ऑफ एस्थमा कि मैंने पंप्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, स्टेरॉइड्स कभी लिए नहीं. उसके बाद मैं 6 मैराथन भागा हूँ. तो आई वॉज कम्प्लीटली क्योर. तो मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेदा ने मेरी लाइफ में इतनी बदलाव लाई है. इट हैज गिवन मी माई चाइल्डहुड बैक, इट हैज गिवन माई लाइफ बैक. व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई डिड एट दैट टाइम? मैं क्रिकेट वापस शुरू किया मैंने. एंड बाई एज 16 आई वॉज कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम. मैं धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था. वो स्कूल में क्रिकेट टीम ही नहीं थी. ओके. तो हमने क्रिकेट टीम फॉर्म की थी. कोई 12-13 लोग इंटरेस्टेड थे क्रिकेट खेलने. एक ब्रिटिश हिस्ट्री टीचर था, उनको कोच बना दिया. एंड ऑनेस्टली आई वुड टेल यू कि मैं सबसे टैलेंटेड प्लेयर नहीं था टीम में. आई वॉज जस्ट द ओनली पर्सन जो सब प्रैक्टिसेस में टाइम पे पहुंचा था. तो कोच ने मुझे ये बोला कि देखो भाई, तू कैप्टन बनेगा बिकॉज कमिटमेंट वाइज, हार्डवर्क वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज यूर नंबर 1. प्लेयर वाइज यू मे बी नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, बट कंसिस्टेंसी वाइज यूर नंबर 1. और ये मैंने मेरे दादाजी से सीखी थी. तो आई स्टार्टेड बिलीविंग कि आयुर्वेदा में हाँ तो फैमिली लेगेसी तो है, बट ये साइंस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव लाई है. एंड दैट लेड मी टू माई नेक्स्ट फेज. अच्छा, आपने अभी नाम लिया धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का, और अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है वो, जब से ऐश्वर्या राय और उनकी बच्चों की फोटोज वगैरह आई. तो उसमें क्या एक थोड़ा सा मतलब आपका शायद 2 साल का स्टिंट था वहाँ पे. करेक्ट. तो हाउ इट इज़ बेटर देन अदर स्कूल्स एंड ऑल? उस स्कूल में ऐसा क्या होता है या क्या डिफरेंट था बाकी सब स्कूल से, अगर आप बता सके, या कोई एक इंसिडेंस फॉर जनरल ट्रिविया फॉर अदर पीपल? तो राहुल भाई देखो, सोशल मीडिया पे लोग ये सब वीडियोस देखते हैं कि ये सेलिब्रिटीज के बच्चे ये स्कूल में जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर. बट एक्चुअली धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ग्रेड्स वाइज द नंबर 1 IB स्कूल इन इंडिया एंड टॉप 15 IB स्कूल्स इन द वर्ल्ड. ये एकेडमिकली बहुत बहुत डिफिकल्ट स्कूल है, बट इनके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे हैं. तो आई मूव फ्रॉम द स्कूल आई वॉज गोइंग टू अंबानी स्कूल इन 11th grade. मैं टॉप स्टूडेंट था, टॉप 3, टॉप 5 स्टूडेंट्स में था. जब मैं अंबानी स्कूल में आया तो आई वॉज नंबर 15, नंबर 17. ये स्कूल की एक मोटो है, डेयर टू ड्रीम, लर्न टू एक्सेल. मैं 4 साल यूएस में आईवी लीग स्कूल में पढ़ा. मेरी अंडरग्रेड ब्राउन यूनिवर्सिटी में यूएस में हुई. जो मेरे 2 साल अंबानी स्कूल में थे, दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. आई थॉट मेरे 4 साल यूएस में इतने आसान थे बिकॉज आई वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस स्कूल. तो बाहर बहुत चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है ये स्कूल के बारे में, बट एकेडमिकली आई वुड से इट इज द बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, एंड दे पुश यू टू गेट योर मैक्सिमम पोटेंशियल. तो मेरे लिए तो इट वाज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस टू गो टू दिस स्कूल. ये जनरल परसेप्शन है ना, अमीरों का स्कूल है या बड़े लोगों का स्कूल है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी बात है. एक्चुअल में काफ़ी मेहनत करते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो पैसे वाली बात है. उसके बाद अपन गए ब्राउन यूनिवर्सिटी में गए. नॉर्मली देखो क्या रहता है कि जो आजकल रिदम ऐसी कि भाई बच्चे स्कूल में पढ़े, आईवी लीग में गए, अब वहीं पे किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे. लोगों को यह है कि भाई वहाँ का वीज़ा मिल जाए. बट जब आप थे, आप वहाँ गए, आपने चीज़ सीखी, उसके बाद यू केम बैक टू इंडिया, स्ट्रेट बैक. तो द क्वेश्चन इज दैट कि वहाँ पे जब मोस्ट ऑफ द लोग, आपके भी बैच के काफ़ी ऐसे लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो वहाँ सेटल हो गए होंगे या रुक जाते होंगे, लेकिन यू केम बैक, तो व्हाट वाज द रीज़न? तो राहुल भाई, जब से 2009 में मैं यूएस में गया, व्हेन आई स्टेप फुट,
मेरे मन में कंप्लीटली क्लियर था कि जब मेरे 4 साल खत्म होंगे आई विल कम स्ट्रेट बैक टू इंडिया. वाई? 2 चीज. पहले तो आई एम वेरी पेट्रियोटिक. आपको पता है मैं ये बैंड पहनता हूँ मेरे हाथ पे. 13 साल से मैं ये इंडियन फ्लैग की बैंड पहन रहा हूँ. अभी का समय थोड़ा अलग है. इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया. सब लोग वापस आ रहे हैं. बट वो समय में इट वॉज वेरी डिफरेंट. 2009, 10, 11, 12 के बारे में बात करें तो देयर वाज लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, क्वेश्चंस अराउंड इंडिया इकोनॉमी एक्सेट्रा. पर मुझे ये पता था कि एक तो पहले मुझे लाइफ इंडिया में ही बनाना है. और अगर मुझे लाइफ इंडिया में बनाना है तो मैं 4 साल यूएस में पढ़ूंगा, फिर 2-3 साल काम करूंगा, फिर वहां एमबीए करके 10 साल बाद इंडिया आऊंगा. 10 साल बाद अगर आप इंडिया आते हो तो यू विल नॉट इवन नो हाउ टू डू बिजनेस इन इंडिया, हाउ टू डू वर्क इन इंडिया. जैसे वो फॉरेन रिटर्न आते हैं ना, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक. Where's my water bottle? Where's my water bottle? इतना पोल्यूशन है इंडिया में. बट एक्चुअली आई वुड से राहुल भाई कि इंडिया पूरे देश में देयर इज लॉट्स ऑफ केओस, बट केओस में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है. अगर आप पूरी दुनिया में देखो अभी देयर इज ओनली वन इकोनॉमी दैट्स ग्रोइंग. तो 1.4 बिलियन पीपल, 600 मिलियन मिडिल क्लास, यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मोस्ट एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. मुझे ये 10 साल पहले दिखाई दी. और अगर मैं नहीं आता वो समय में और 5 साल गवाता तो आई वुड बी 5 years behind everyone. तो मेरे बहुत से दोस्त थे जिन्होंने 2, 3, 4, 5 साल किया वहां. बट आई कैन टेल यू राहुल भाई सब वापस आ गए. And you are most prepared amongst them. बिकॉज मैंने 10 साल किए अभी इंडिया में. सही बात. मुझे रिदम है इंडिया में. जब हम आए थे वापस तो बहुत लोग नहीं थे. हैड टू मेक अ होल न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स. वो तो कल्चर शॉक ही लगा. आई कैन टेल यू एक और अच्छी चीज थी जो लिटिल बिट फनी है. बिकॉज मेरे बहुत दोस्त वापस नहीं आए, आई हैड टू मेक अ होल न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स 2013-14 में. एंड इन दैट होल न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स आई आल्सो मेट माय वाइफ. मतलब बेसिकली नॉट ओनली you got friend, you also got wife, you also got the co-founder. Yes. So this is the one of the best thing. आपको देखो बैकग्राउंड मिल गया, धीरूभाई अंबानी स्कूल से आप प्रिपेयर्ड हो गए, आईवी लीग में चले गए. वहां पे आपकी पेडिग्री इतनी स्ट्रांग थी कि यू गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, सो मच लर्निंग. तो वो स्कूल जहाँ पे मतलब मेरे पास पेडिग्री अच्छी नहीं है, मेरे पास या बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 में कि बहुत ज़्यादा आईवी न तो कॉलेज की संभावना है, न स्कूल की संभावना है, न बहुत बड़ा नेटवर्क है. तो वहां पे अगर कोई बंदा इन चीज़ों को सीखना चाहे, करना चाहे, तो वो कैसे करे? मतलब उसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, जिसको नहीं मिली वो कैसे शुरुआत करे? राहुल भाई जो हमारा समय था जब हमने बिजनेस स्टार्ट की थी 2005, 10, 15, दैट टाइम इंफॉर्मेशन वॉज नॉट फ्रीली एक्सेसिबल. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी. सोशल मीडिया नहीं थी, लिंक्डइन नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं थी, ये लेवल पे. अभी राहुल भाई हम कैसे मिले? हम 1 हफ्ते पहले व्हाट्सएप के थ्रू मिले. किसी ने हमें इंट्रो किया था, आपको मेरे साथ बातचीत करनी थी. एंड देन इवेंचुअली आप मेरे घर में पहुंचे और पॉडकास्ट कर रहे हैं. आई थिंक द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव टुडे इज विद द एक्सेस टू इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन, nobody is more than 1 degree of separation away from me. I'll give you an example. आप मुझे बोल रहे कि मेरा ये पेडिग्री है, मेरा ये बैकग्राउंड है, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. कोविड की बात करते हैं. कोविड में जोमैटो ने कैटेगरी लॉन्च किया था एसेंशियल्स. मैं आयुर्वेदिक दवाई बेचता था. ठीक है. अभी एट दैट टाइम आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स, अश्वगंधा, काढ़ा बिकेम वेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स. राइट, 2020-21 की बात है. तो मुझे जोमैटो में ये प्रोडक्ट बेचना था बिकॉज रेलेवेंट था कंज्यूमर के लिए. तो जोमैटो के सिटी हेड का कॉन्टैक्ट किसी के थ्रू मिल गया. मैंने उनको कॉल किया, कॉल पे बात हुई. ही सेड आई विल गेट बैक टू यू. नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म के लिए रेलेवेंट नहीं है. मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टोटली रेलेवेंट है तो लिस्ट होना चाहिए, मोर देन एसेंशियल है. तो हार मान सकता था मैं, बट हार नहीं मानी. कहीं ना कहीं से दीपिंदर गोयल का ईमेल मैंने निकाल दिया और मैंने दीपिंदर गोयल को ऐसा ही ईमेल लिखा, सर ये मेरा नाम है, ये मेरी कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय में ये प्रोडक्ट्स आपके प्लेटफॉर्म के लिए रेलेवेंट होगा, प्लीज लेट मी नो, आई कैन लिस्ट द प्रोडक्ट्स. 10 मिनट में दीपिंदर गोयल जी का आंसर आया, अर्जुन कांग्रेचुलेशन द बिजनेस यू हैव बिल्ट. ये 3 लोगों को मैंने सीसी किया है मेरी टीम से, वो आपके साथ काम करके फिगर आउट कर लेंगे कैसे लिस्ट करना है. 1 दिन के बाद जो वो सिटी हेड था उसका एक कॉल आया मेरे पास. उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे. नाउ आई डिड नॉट नो दीपिंदर गोयल. मैं कभी लाइफ में दीपिंदर गोयल से मिला नहीं हूं, बट ईमेल ढूंढने में, कॉन्टैक्ट ढूंढने में, लिंक्डइन प्रोफाइल ढूंढने में और मैसेज भेजने में कुछ नहीं जाता है. बात अफर्ट और की है. ये एक्सेस पूरी देश के पास है. Yes, एक और चीज मैं बताता राहुल भाई, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है.
एक एंटरप्रेन्योर ने रीच आउट किया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि बात करना है सर, एंड उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना था. वो बोकारो से है, उसकी फैमिली बोकारो से थी, एंड फैमिली बोकारो से कभी निकली नहीं थी. बोकारो इज टियर 3 और 4 सिटी यू कैन कॉल. तो वो बोल रहा था कि मुझे तो बोकारो से निकलना था, तो मैंने कैसे ना कैसे क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में स्कॉलरशिप लेके मैं वहां गया पढ़ने के लिए. उसके बाद मुझे बैंगलोर में जॉब मिली, मैंने जॉब किया बैंगलोर में, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, एंड देन आई वाज ड्रीमिंग कि मैं अब्रॉड से एमबीए करूं. तो बोरो करके लोन लेके मैंने कनाडा में एमबीए की एडमिशन पाई. एमबीए करके मैंने कनाडा में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब लिया, और इवेंचुअली 4-5 साल में मैंने मेरी डेट पे की. अभी मुझे इंडिया वापस आना है, बिजनेस स्टार्ट करना है. तो आई सेड ये वो है, ये एडवाइस है, ये करो वो करो, आ जाओ ये देखो. उसको फैशन में कुछ करना था. फिर ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ही सेड सर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एडवाइस. मुझे ये पूछना है आपको सर, टियर 2 टियर 3 टियर 4 के बच्चे अभी क्या करेंगे आगे? तो आई सेड तू एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहता था और तूने कॉर्पोरेट कैसे किया? ही सेड सर मेरे कॉलेज के टाइम में मैंने एक शो देखा था सूट्स, और सूट से मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ था ये कॉर्पोरेट लाइफ से, और मैंने ये सोचा कि मैं भी कॉर्पोरेट में कुछ करूंगा. आई सेड अभी के बच्चे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? शार्क टैंक देख रहे हैं. तो अगर तूने सूट्स देख के ये किया है, तो सोचो अभी आगे के बच्चे क्या करने वाले हैं. सही बात है. अभी के जो एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक पे आते हैं, वो दे आर ड्रीमर्स, दे आर एम्बिशियस. जब मैंने स्टार्ट किया था ना राहुल भाई, तो आई वुड गेट स्कैर्ड टू से कि 5 साल में मेरा बिजनेस 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा. वी वर स्कैर्ड टू ड्रीम, वी वर स्कैर्ड टू हैव एम्बिशन. अभी तो लोग बोलते हैं सर 100 करोड़ 3 साल में कर देंगे, ये देखो 10 ब्रांच ने किया है. तो आई थिंक बैकग्राउंड पेडिग्री अच्छा है. इट्स गुड टू हैव बैकग्राउंड पेडिग्री. आई हैव बैकग्राउंड पेडिग्री, आई वेंट टू गुड इंस्टीट्यूशंस, बट बैकग्राउंड पेडिग्री इज नॉट द ओनली रीजन फॉर सक्सेस. जस्ट बिकॉज आप कोई बड़े फैमिली, बड़े शहर, बड़े स्कूल, बड़े कंपनी से नहीं हो, डज नॉट मीन यू कांट बिल्ड अ मैसिव बिजनेस. द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटली अवेलेबल, एंड इनफैक्ट अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पेडिग्री के नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े business बिजनेस बनाते बिल्ड हैं. किए. जैसे आज की डेट में जो नंबर 1 फैमिली हमारी अंबानी फैमिली जो है, वो पेडिग्री धीरूभाई अंबानी की जी थोड़ी थी, जीरो से ही चीज चालू हुई. सो ग्रेट. अब आते हैं अपन मेन चीज पे कि आपने डॉक्टर वैद्या की अब फाइनली हुई शुरुआत. ये तो अब तक सब चल रहा था. तो वो कहते हैं ना कि आपने अभी उस समय आप हर एंटरप्रेन्योर से मिल रहे थे, उनसे आइडियाज इंसाइट मिल रही है, चीज मिल रही है, कैसे बिल्ड कर रहे हैं. तो होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा होता है जो काट लेता है कभी ना कभी कि यार रोज लोगों की मदद करते हैं, रोज नए ब्रांड बना रहे हैं, यार एक खुद का भी होना चाहिए. तो वो कब कैसे दिमाग में आया? क्योंकि बिकॉज देखो आपने जो सारी चीजें की ना, वो ऐसा लगता है कि एक बार हर बार वो एक जैसे मैं कोई रील देख रहा था इरफान खान के बारे में कि वाई इरफान खान सच ए गुड एक्टर. बोले वाई इज अ ग्रेट एक्टर बिकॉज वो रिदम पैटर्न जो होता है उसको ब्रेक कर देता है, वो एक रिदम में जाते ही नहीं. तो भाई आपकी रिदम की अच्छा, हाँ ठीक है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब बेस्ट कॉलेज में जाएंगे, अब ये उसके बाद ये पढ़ाई करेंगे और ऐसे करेंगे. वो पैटर्न तोड़ा, आपने इंडिया गए, बोले चलो इंडिया में आके बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा है, अब यहाँ ये कुछ बड़ा बन जाएगा. वो पैटर्न तोड़ा, फिर एंटरप्रेन्योर बन गए, बोले चलो एंटरप्रेन्योर बन गया, बहुत बढ़िया है, अब तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे जाके आईपीओ लाएगा, 20-25 साल यहीं रहेगा. पर वहां पे आपने फिर पैटर्न तोड़ा. तो आपके पैटर्न टूटते जा रहे हैं, तो वो ग्रेट वाली फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं. तो ये जो पैटर्न बार बार आपने तोड़ा, अब के फिर पैटर्न तोड़ दिया, अब की बार क्या रीजन रहा कि अब जब कुछ जैसा लगता है ना कि अब सही चल रहा है सब कुछ, कि LVMH में काम कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी है, लोगों से मिल रहे हैं, अब पैटर्न तोड़ के वापस जीरो से स्टार्ट करना. सो हाउ डिड यू, ऐसा सोचा कैसे, किया कैसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से कि वो माइंडसेट क्या था उस समय? तो राहुल भाई देखो, हर एंटरप्रेन्योर के लिए ना एक मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सब चीजें अलाइन होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक्रो में भी चीजें अलाइन होती है. तो मैक्रो में क्या हो रहा था वो टाइम पे इंडिया में 2014, 15, 16 में सोचो गवर्नमेंट चेंज हुई, इंडिया में रिन्यूड इंटरेस्ट आई, इंडिया जो बहुत नेगेटिव इकोनॉमी, नेगेटिव एनवायरनमेंट था, वो अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया. ये समय मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बात किया था, ई कॉमर्स ग्रो हो रही थी, स्केल हो रही थी. मैंने मेरे सामने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज क्रिएटेड, आयुर्वेदा को एक बहुत रिन्यूड इंटरेस्ट आई. हम कहते हैं कि 14 से 16 वॉज द रेनेसॉन्स ऑफ आयुर्वेदा. जो हमारी 5000 साल पुरानी साइंस थी, वो सडनली बैक इन द फॉर, बैक इन इंटरेस्ट आई थी. और तीसरा ये था कि इंडियन कंज्यूमर में एक चेंज आ रही थी. जैसे मैंने बोला था कि कंज्यूमर्स वर ऑब्सेस्ड विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स,
ये थोड़ा चेंज हो रहा था. इंडियन कस्टमर्स आर आस्किंग फॉर इंडियन ब्रांड्स, मेक इन इंडिया, प्राउडली इंडियन, ये सब हो रहा था. तो ये मैक्रो थी सर. पहले एक और चीज थी होती कि भाई सस्ती चीज लेनी है तो इंडियन ले लो, अगर कुछ महंगा ले ही रहे हो तो अगर imported ले लो. नॉर्मल 500,000 की शर्ट तो किसी की भी ले लो, पर अगर तुम 2,000 की शर्ट ले रहे हो तो फिर इंडियन क्यों लेते हो, फिर तो फॉरेन बट ले वो लो. चेंज हो रहा था. अब तो हाँ तो अभी काफी बट change वो समय से स्टार्ट हो रहा था. मुझे हाँ. दिख रही थी बिकॉज हम कंज्यूमर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे. तो ये मैक्रो बोलो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलो, ये सब हो रहा था. बट एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां स्विच फ्लिप होता है और आपको लगता है कि अभी करना ही करना है. और फॉर मी दो चीज थे. पहले अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा की डेथ हुई थी और मुझे एक प्रॉमिस याद आई थी कि जब मैं कॉलेज गया था तो मैंने ये देखा राहुल भाई कि योगा वॉज टोटली अमेरिकन. योगा मैट्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, लुलू लेमन, $multi-billion इंडस्ट्री इन द यूएस, एंड इंडियन कंपनीज के इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था. जो हमारा था, हमारे देश से लेके रीपैकेज, रीब्रांड करके ग्लोबल बना था अमेरिकन वाले. तो मैंने दादाजी को वो टाइम पे कॉलेज से कॉल किया था कि दादा, इट्स अमेजिंग दैट योगा इज ग्लोबल, बट इट्स नॉट सो अमेजिंग दैट इंडियन कंपनीज हैव नॉट टेकन योगा टू द वर्ल्ड. आयुर्वेदा के साथ ये होना नहीं चाहिए. और आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी लेगेसी के साथ कुछ ना कुछ करने वाला हूं. तो ये बैकग्राउंड की थॉट थी कि और दादाजी. एक जो आपका जो पैशनेट है कि देश प्रेम वाली बात की भैया कंट्री देश के लिए के कुछ लिए करना करना कि है. यार एक तो होता ना कि देश अपने कंट्री की कोई चीज बाहर वाला कर रहा हो तो एक अंदर देश प्रेमी का तो दिल पूरा. जैसा भी मैं जब एंटर हुआ आपके पास तो आपने वो टी शर्ट पहन रखी थी, वो देख के मैं एकदम से मेरा मन करता उसी क्या समय टी-शर्ट था? आई लव लक्षद्वीप, आई लव मालदीव्स था, फिर वो कट के लक्षद्वीप लिखा हुआ था. तो मैंने कहा उसी समय एक फोटो लेती है, ये देश प्रेमी, ऐसी टी शर्ट ऑर्डर करनी पड़ेगी. तो ये एक चीज था राहुल भाई. और फिर दादाजी के डेथ के बाद उनका क्लिनिक चल रहा था. इट वाज रनिंग एज अ डिस्पेंसरी. जो उनके पेशेंट्स थे वो उनके प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेते थे. डैड ने चालू रखा था. ये समय अप्रैल 2016 की बात कर रहे हैं. डैड की 50th बर्थडे थी. उनके ऑफिस में एक पार्टी रखी थी डैड के लिए. और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप स्पीच करो, आप डैड के बारे में कुछ बोलो. तो पार्टी चल रही थी. ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे गार्डन था, वहाँ पार्टी चल रही थी. तो मैंने एक स्पीच दिया. सब डैड के जो टीम मेंबर्स थे वो आके बोले नाइस स्पीच, थैंक यू. एंड मैंने ये बोला कि डैड से मैं क्या सीखा हूँ, डैड से क्या क्या लर्निंग्स है. तो ये सब हो गया. एंड माई दादाज नर्स ऑफ 17 ईयर्स जो अब तक क्लिनिक में बैठी थी, शी केम अप टू मी एंड शी सेड, आप अपने डैड के लेगेसी के बारे में बात कर रहे हो. एंड विद अ टीयर इन आई शी सेड, आप अपने दादाजी के लेगेसी को मरने देंगे? एंड शी जस्ट लेफ्ट दैट कॉन्वर्सेशन एंड वॉक्ड अवे देयर. आई वेंट टू माई डैड स्ट्रेट एंड आई सेड, मैं 24 साल का हूँ. मैंने दादाजी को एक प्रॉमिस दी थी, आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम क्विटिंग माई जॉब एंड आई एम टेकिंग दिस. दैट टाइम डैड ने बोला हाँ कर ले. डैड एंटरप्रेन्योर थे तो बोला कर ले. माई दादाज हस्बैंड वाज लाइक, 30 लाख की सैलरी छोड़ के तो आयुर्वेदा में जाने वाला है? 30 लाख की सैलरी छोड़ के 10 बार सोच के कर. बट आई सेड 24 साल का हूं मैं, आई हैव नथिंग टू लूज. वर्स्ट व्हाट विल हैपन मैंने ट्राई किया था. वो समय में दादाजी की डेथ के बाद बड़े बड़े आयुर्वेदा कंपनीज ने हमें कॉल भी की थी फैमिली को कि कैन वी बाय द फॉर्मुलेशंस फ्रॉम यू. जो आपके दादा की इतने स्ट्रॉन्ग थे हमारे दादा के फॉर्मुलेशंस. तो आई सेड वर्स्ट केस क्या होगा, 1 साल चलाया, नहीं चला तो बेच देंगे फॉर्मुलेशन. बट दादा ने इतना काम किया है, मेरे परदादों ने इतना काम कर दिया है, हाउ कैन आई लेट इट गो. वैसे ठीक है मैं जॉब छोड़ के देख लूंगा क्या करेंगे. ये इंस्पिरेशन आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम व्यापारी टू सीओ करके एक चीज कोर्स बताते हैं. तो वहाँ पे हमारे जब पर्सनल कंसल्टेशन होते हैं, जिनकी हैंड होल्डिंग हम करते हैं, वहाँ पे कई लोग हमें आके यही बात कहते हैं कि सर हमने है ना 30-35 साल लगा के बिजनेस बिल्ड किया, अब बेटा कह रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा ये. बेटा कह रहा है मैं तो यूएस चला जाता हूँ, मैं तो यूएस जाके जॉब कर लूंगा, मैं तो है ना खुद का कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं तो ये चीज़ नहीं करूंगा. तो वहाँ पे मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ कि भैया आप है ना अपने बेटे को आप शुरुआत में थोड़ा बिजनेस से अटैच करो, थोड़ा सिखाओ. और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, जब सेकंड जनरेशन से, तो कहता हूँ यार 30-35 साल आपके पिताजी की मेहनत है, उन्होंने अगर एक फाउंडेशन बिल्ड कर दी तो तुमको अब इस पर फ्लोर चढ़ाना है, तुम कहाँ छोड़ के भाग मैं रहे एक हो. कहानी इसके बारे में बताता हूँ. तो मेरे डैड ज्वेलरी और वॉच के बिजनेस चलाते हैं. एंड समवन आस्क्ड मी द अदर डे, आपका पैसे के साथ पहला मेमोरी, पहला एक्सपीरियंस क्या था? देखो हम तो बॉम्बे में रहते थे, स्कूल में थे, तो ऐसे पॉकेट मनी, कैंटीन के लिए पैसा थोड़ा बहुत मिलता था, बट हमें वैसे लाइफ में इतने पैसे की जरूरत नहीं थी एट 10, 12, 13 years old.
अभी जब मेरा ICSE खत्म हुआ था ना राहुल भाई, तो उसकी थोड़ा पहले आई हैड माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, एंड ICSE के बाद हम फैमिली के साथ, मॉम डैड भाई के साथ हम US और कनाडा जा रहे थे हॉलीडे के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए। ये 2007, वो समय में जब आप रोमिंग पैकेज लेते थे तो 90 रुपए पर मिनट इनकमिंग था और 150 रुपए पर मिनट आउटगोइंग था कॉल। ओके, बट मेरी गर्लफ्रेंड थी, पहली गर्लफ्रेंड थी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, तो हर रात मैं उनके साथ फोन पे बात करता था, ये वो व्हाटएवर। ऐसा सोचा नहीं था कि बिल कितना बड़ा आने वाला है, बट किया। 2 हफ्ते बाद इंडिया आए और मैं 15 साल का था, तो बिल मेरे पास नहीं आती थी, मॉम डैड के पास जाती थी। तो एक दिन रात को डैड आए और उसने एक वोडाफोन का बिल टेबल पे रखा। 35,000 रुपीज इन 2007 वॉज माई फोन बिल एट दैट टाइम। मैं तो बहुत डर गया था कि यार आई एम स्क्रूड, आई एम ग्राउंडेड, फैमिली विल नॉट लेट मी लीव द हाउस फॉर 1 मंथ। डैड ने एक चीज बोला, ये 35,000 रुपए की बिल है, तू फ्री है अभी, तेरी स्कूल अभी 2-3 महीने में स्टार्ट होगी, समर हॉलीडे है, हमारा दुकान है लो परेल में, फीनिक्स मिल में, तू वहां जाके काम कर, और ये 35,000 रुपीज बना के वापस आ जा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शाउट एट यू, यू जस्ट गो मेक द मनी एंड कम बैक। तो आई सेड ठीक है, और मैं हर दिन स्टोर में जाके काम कर रहा था। अभी मैं बॉस का बेटा था, तो आई टू फर्स्ट विन ओवर द पीपल देयर। सेकंड, लाइफ में हार्डवर्क तो की है पढ़ाई में, बट 10 घंटे 12 घंटे जस्ट खड़े रहना, वो इतनी एफर्ट है। 5 घंटे जब कस्टमर नहीं आते तो क्या करो, बाहर जाओ, किसी को कन्विंस करो स्टोर के अंदर आने। और 3 हफ्ते में मैंने 3.5 लाख की सेल की, उसमें 10% मेरा शेयर था, 35,000 रुपए डैड को देके आई गॉट आउट ऑफ द स्टोर। बट फ्रॉम दैट टाइम आई रियलाइज्ड 2 थिंग्स। 1, हर रुपया कमाने में बहुत एफर्ट लगती है, और दूसरा, वैल्यू फॉर मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो समय से राहुल भाई आज तक मैंने कभी बिजनेस क्लास में फ्लाइट ली ही नहीं है। मैंने कंपनी बेची, पैसा है, पर मैं बिजनेस क्लास में जाता ही नहीं हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज वैल्यू फॉर मनी। जो पैसा बचता है मैं बाहर गाँव शॉपिंग करता हूं, बट बिजनेस क्लास में मैं फ्लाई नहीं करूंगा। इंडिगो पे पहला सीट लेता हूं मैं, बट बिजनेस क्लास में कभी फ्लाई नहीं करता हूं। ये दोनों के लिए लर्निंग है। जैसे फर्स्ट वाली लर्निंग, ये उन यूथ के लिए भी लर्निंग है कि जो आप कहते हैं ना, मैं अमेरिका जाऊंगा, तो ये अमेरिका से इतना पढ़ के वापस आके लीगेसी को बनाया है, तो दैट शुड बी योर गोल, रादर देन कि वहां जाके पिताजी ने जो किया वो छोड़ो, जीरो से स्टार्ट करें। एंड सेकंड जो रील अभी आपने बताई, वो वाली जानी चाहिए जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के पास, कि आप जब बच्चों को 15 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से इन्वॉल्व करोगे बिजनेस में, तब उनको इंटरेस्ट आएगा, तब वैल्यू समझ में आएगी। तुम कहते हो कि यार 25-30 साल तक तो बिजनेस से दूर रखो, फिर 26 साल बाद कहते हो एकदम से आ जाओ, तो एक दिन से नहीं आएगा। दैट यू हैव टू डू। तो नाउ वी कम टू अपन, आपके दिमाग में वो नर्स ने जब कहा, आपके दिमाग में आइडिया आया कि एंड यू लेफ्ट, क्विट द जॉब एंड स्टार्टेड। सो हाउ वाज द इनिशियल 6 मंथ, शुरुआती 6 महीने साल भर कैसे रहे? और जो आपके कहते हैं ना, शुरुआती 100 कस्टमर जीतना सबसे बड़ी चीज होती है, तो पहले 100 कस्टमर के लिए क्या किया, और पहला 1 साल कैसे गया? क्योंकि 30 लाख की जॉब है, कोई टेंशन नहीं है, अपने ऑफिस जाना, ऑफिस आना, सैटरडे संडे को मजे लेना, 1 तारीख को फिक्स पैसा आ जाएगा। अब वो फिक्स पैसा भी नहीं है, अब वो कंफर्ट भी नहीं है, और अब जीरो अर्निंग है, और नाउ वी हैव टू स्टार्ट। सो ये बहुत बड़ा रिस्क जो आपने लिया, और अब कैसे जिंदगी रही, अब क्या शिफ्ट आया, वो डिस्कस। राहुल भाई, पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा था, तो काम तो बहुत थी, बट स्टेबल स्ट्रक्चर था। आप 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, न्यूज़पेपर खोलो, बिजनेस न्यूज़ पढ़ो, 9:30 बजे काम स्टार्ट करो, ईमेल्स देखो, ईमेल्स भेजो, ईमेल्स वापस आते उसको रिस्पॉन्ड करो। इतना स्ट्रेस टेंशन नहीं आता था, काम करके निकल जाओ, राइट। कोई कोई दिन आपको 12 बजे तक रहना होता था, बट मोस्टली आप 7, 8, 9 बजे तक घर पहुंच जाते थे। अभी आप ये नए एनवायरनमेंट में आते हो, एंड देयर इज जीरो स्ट्रक्चर। जीरो स्ट्रक्चर मीनिंग आप ऑफिस जाओ, आपको पता नहीं आज करना क्या है। फिर आई रिमेंबर हमें बॉटल सॉस करनी थी हमारे पहले प्रोडक्ट के लिए, और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैं ईमेल पे ईमेल इंडिया मार्ट जाके ईमेल पे ईमेल भेज रहा था। तो फिर आस्क्ड माय डैड, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैंने 10 ईमेल लिखे, कोई रिप्लाई नहीं करता है। डैड ने बोला, तूने कॉल किया? आई सेड नहीं, मैंने व्हाट्सएप किया। इसे तूने कॉल किया? आई सेड नहीं, मैंने कॉल नहीं किया। कॉल कर ले एक बार। मैंने एक कॉल किया, और फिर आंसर आई क्या, आ जाओ ऑफिस पे मिलते हैं और डील क्लोज करते हैं। तो मेरा पूरा जो मेंटालिटी था, थॉट प्रोसेस था, बिजनेस करने का तरीका था, वो पूरा चेंज हुआ। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉक थी।
मुझे सबसे बड़ी शॉक थी कि एक्चुअली कोई रिप्लाई नहीं करता ईमेल का हमारे देश में। आपको कॉल करना होता है, व्हाट्सएप करना होता है, ऑफिस में पहुंच के डील क्लोज करनी होती है। एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं डैड को बोल रहा था, डैड मुझे ऑर्डर प्लेस करनी है, उनको बिजनेस देना है, उनको बिजनेस क्यों नहीं चाहिए? सर ऐसा ही है। इंडिया में एक चीज कहते हैं जैसे इसके केस में कि पहले आप मेल करते हो, फिर आप फोन करके कहते हो कि मैंने मेल किया है, प्लीज खोल लो, प्लीज उसको खोल के देख लो। तो अभी वो दिन से मेरे मन में ये है कि जब भी मेरी टीम में किसी ने मुझे बोला कि मैंने मेल भेजा और रिप्लाई नहीं आया, आई सेड दैट्स नॉट इनफ। आपने मेल भेजा, आपने कॉल किया, आपने व्हाट्सएप किया और आपने लिंक्डइन पे मैसेज नहीं भेजा तो फॉलोअप नहीं हुआ है। सब जगह से ट्राई करना होता है। तो पहले 6 महीने राहुल भाई ऑनेस्टली वाज वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी टफ, बिकॉज पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ा, जीरो से सेटअप करना पड़ा, टीम हायर करनी पड़ी, ऑफिस सेटअप करना पड़ा। लकीली फॉर मी आई हैड अ फादर वाज एन एंटरप्रेन्योर। पहले 2-3 महीने के लिए मैं उनके ऑफिस में एक कैबिन लेके काम करता, मेरी टीम भी नहीं थी, तो मैं अपने आप अकेला बैठ के ये सब काम कर रहा था। एंड एक चीज है राहुल भाई, जब आप 30 लाख की सैलरी छोड़ के स्टार्ट करते हो तो आप थोड़ा इम्पेशेंट में रहते हो कि मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस, स्टार्ट करना है बिजनेस, स्टार्ट करना है। और 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए, वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ, टीम हायर नहीं हुआ। तो इट टुक 1 year टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। एंड वो समय मुझे थोड़ी इम्पेशेंस हुई कि यार ये टाइम पे नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, फॉइल टाइम पे नहीं आ रहा है, कलर मैच नहीं हो रहा है, लोगो टाइम पे आया नहीं है, प्रिंट बराबर से नहीं आया है। बट आई थिंक दैट 1 year taught me patience। कोई गलत हायर्स किए, उनको 3 महीने में निकाल के सही हायर्स किए, बट दैट 1 year taught me patience। फिर जब हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2016 में, एक बड़ी लॉन्च इवेंट की थी ताज लैंड्स एंड होटल में। 300 लोगों को बुलाया था, प्रेस को बुलाया था, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स आए थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप हो गए और हमने ऑफलाइन में बिग बैंग लॉन्च किया था डॉक्टर वैद्यस को। जैन 2017 में, जैन 2017 में हमने 10 लाख की बिलिंग की थी मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में, जनरल ट्रेड मार्केट में। अभी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो फाइनेंस का बंदा था, तो मैं एक्सेल शीट बना रहा था। पहले मैंने 10 लाख, सेकेंड मंथ 20 लाख, 6 महीने में 50 लाख, फिर 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 2 साल में मेरा 8 करोड़ तक एक्सेल शीट में बिजनेस पहुंच गया था। एक्सेल में कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता। एक्सेल में कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, बेस्ट फिक्शन स्टोरीज आर रिटन ऑन एक्सेल। सबसे अच्छी कहानियां एक्सेल पे लिखे जाते हैं। कि एक्सेल में तो जैसे एंड करना है कि अच्छा मुझे 100 करोड़ जाना है, 3 साल में ऐसे कर रहा हूं तो नहीं जा रहा, 10% को 15 कर देते हैं, इसका कन्वर्जन 10 से 20 कर देंगे, अगर इसको खर्चे को, जीपी को इतने से इतना कर देंगे, हो जाएगा। तो वहां भी जो कर रहा है वो फिक्शन कर सकते हो। तो राहुल भाई जब हम 3 महीने के बाद ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए थे पैसा लेने के लिए, तो हमें सबसे बड़ी लाइफ की शॉक हुई थी। देखो मैंने आपको बताया कि मैं अच्छे स्कूल में गया था, मैं अच्छा स्टूडेंट था, आई गॉट इनटू अ गुड कॉलेज, आईवी लीग कॉलेज, फिर सबसे अच्छा जॉब मुझे मिला था कॉलेज के बाद। तो मैंने लाइफ में कभी फेलियर देखी ही नहीं थी। मींस मुश्किल से चीजें पाई थी, बट एवरीथिंग वाज गुड। हाँ, आ गई थी चीजें। मैं 10 लाख लेने गया राहुल भाई, मुझे 1 लाख रुपए मिले और 90% प्रोडक्ट रिटर्न में मिले। आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है सर, ले लो आपका प्रोडक्ट और वापस कभी आ जाओ मत। फिर मुझे बड़ी शॉक आई और मुझे ऑफलाइन की मार्केट भी समझ आई। एंड ऑफलाइन के मार्केट में ये बड़ी चीज है जो सबको समझना होगा कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिलिंग की है, ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको पैसा मिलने वाला है। वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बिलिंग करेगा या होलसेलर को बिलिंग करेगा, होलसेलर रिटेलर को बिलिंग करेगा। जब तक एंड कस्टमर फाइनल रिटेल पॉइंट पे पैसे देके प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, तब तक आपको पैसा ही नहीं मिलने वाला। और मुझे चेन नहीं समझ आई, तो जो मैंने इनवॉइस 10 लाख की थी, मुझे लगा कि मेरा हक है, ये 10 लाख मेरे पास आने वाला है, आने वाला है। और फिर मुझे ये समझ आई कि जो मेरी थॉट थी, सोशल मीडिया करो, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करो, वो ऑफलाइन फार्मेसी में उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। आई यूज्ड टू गो टू द फार्मेसी एंड से सर ये देखो मेरा फेसबुक का पोस्ट पे 2000 लाइक्स आए, एंड ही सेड न्यूज़पेपर कभी ऐड डालेगा, रेडियो पे कभी ऐड डालेगा, रेलवे स्टेशन पे कभी ऐड डालेगा। नाम लाइक उसको पता नहीं है, उसको समझ नहीं आता है कि नए कस्टमर कहाँ हैं। पर उसके कस्टमर वहां थे और वो कस्टमर कभी आए नहीं प्रोडक्ट लेने। और आई वाज इन अ डीप सूप। 22 सेल्स रेप्स थे, उनके महीने का 4 लाख का सैलरी था और कुछ सेल ही नहीं था। 3 महीने में 1 लाख रुपए की सेल हुई थी। राहुल भाई वो समय पे आई टुक अ रियली हार्ड कॉल टू से कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डाबर, इमामी, पतंजलि, बैद्यनाथ, जंडू, हिमालय के साथ ऑफलाइन पे कंपटीशन फाइट नहीं लगा सकता हूं और मुझे ऑफलाइन समझ ही नहीं आती है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैंने डिसाइड किया कि पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये तो मुझे बंद करना है, बिकॉज ये मेरे से नहीं होगा।
प्रॉफिट आए ना आए, लॉस तो रोके। समटाइम्स ऐसे राहुल भाई, हम ऐसे रिटोरिक, हम ऐसे डायलॉग देते हैं लोगों को इंस्पायर करना कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, नहीं चला तो कीप फाइटिंग। बट जब आपको ये समझ आता है कि मेरे से होगा ही नहीं, तो बेटर टू स्टॉप एंड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। एंड फिर मैंने बंद किया ऑनलाइन। वो समय में आई वॉज डेटिंग त्रिशा, शी वॉज इन द फाउंडिंग टीम ऑफ नायका, शी वॉज इन द फर्स्ट 20 पीपल एट नायका। तो शी सेड वन वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, शी सेड अर्जुन, आपको पता है कि ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है कि ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है, आयुर्वेदा में तो कोई कर रहा ही नहीं है ई कॉमर्स, व्हाई डोंट यू ट्राई आयुर्वेदा ई कॉमर्स? आई सेड ग्रेट आइडिया, बट एक शर्त है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, यू हैव टू कम एंड जॉइन मी। एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी एंड आई सेड यू हैव टू कम एंड जॉइन मी। सो वी वेंट टू बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स, दे सेड इट्स द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड। आप सगाई प्लान कर रहे हो, फिर शादी प्लान कर रहे हो, घर मूव कर रहे हो, और उसमें आप कंपनी भी चलाने वाले हो साथ में। बट एक चीज थी राहुल भाई, माई पेरेंट्स वर्क टुगेदर, हर पेरेंट्स वर्क टुगेदर, माई दादी यूज्ड टू हेल्प माई दादा इन हिज क्लिनिक एंड हर नानी यूज्ड टू हेल्प हर नाना इन हिज बिजनेस। तो फैमिली में ये था, तो फैमिली में थी चीज ये। तो हमारी एंगेजमेंट हुई अप्रैल 2017 में, और जून जुलाई 2017 में त्रिशा जॉइंड द बिजनेस। एंड आफ्टर शी जॉइन द बिजनेस राहुल भाई, ऐसा है कि हमारी कंपनी की लाख फेट सब कुछ चेंज हुई। नवंबर 2017 में हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया, और उसके बाद वी डिडंट लुक बैक इवन वंस। 4 साल में वी बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट आयुर्वेदा ब्रांड ऑनलाइन। 80 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 5000 ऑर्डर्स पर डे तक पहुंच गए, 20 लाख ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हमारे हो गए। और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट राहुल भाई ये नहीं है कि अवार्ड्स, ये नहीं है कि फंडिंग मिली, ये नहीं है कि एग्जिट मिली, ये है कि हमने आयुर्वेदा का रीच 16,500 पिन कोड तक पहुंचाया इंडिया में, जो इंडिया के 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा पिन कोड्स है। तो हमने हाँ बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में प्रोडक्ट्स पहुंचाए, ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन प्लस हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एट टच ऑफ कंज्यूमर्स फिंगर टिप्स। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है डॉक्टर वैद्य। इसमें सर एक चीज है, मैं आपको बस में मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने एग्जिट लिया एंड यू आर द फर्स्ट एग्जिट इन द स्पेस और फर्स्ट प्रॉफिटेबल एग्जिट आई वुड से, उसके बाद मतलब शायद मुश्किल से अभी 100 लोग भी नहीं होंगे पूरे इंडिया स्पेस में जो अभी तक एग्जिट लिए होंगे। तो एक आपने जो फर्स्ट एग्जिट ली, तो उस समय एग्जिट का थॉट क्यों आया, पहला? सेकंड चीज क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 साल में बहुत सक्सेस, 4 साल में मतलब जीरो से अगर कहेंगे तो 4 साल में आप पहुंच गए, कितना रेवेन्यू तक अपन पहुंच गए? 8 करोड़ पर मंथ। 8 करोड़ पर मंथ, यानी 100 करोड़ रेवेन्यू तक अपन आराम से पहुंच गए थे। तो क्या मन में ये नहीं आया कि भाई 4 साल में अगर अपन ने 100 टिका दिया, तो अभी अगर अपन कंटिन्यू करते हैं 10 साल और कंटिन्यू करें तो शायद ये 100,000 हो जाए? और फिर एक वो जो ट्रेडिशनल रूट है कि ठीक है विल मेक दिस 100 देन विल 1000 देन विल गो फॉर आईपीओ, फिर आईपीओ के बाद लिस्टेड एंड नेक्स्ट 20-30 ईयर तक ऐसी कंपनी को बढ़ा के 20-30 हजार करोड़ लेके जाएंगे। ये विचार नहीं आया, या फिर क्यों एकदम डिसीजन लेके इसको इतना बड़ा ना करके अपन यहीं पे एग्जिट लेते हैं? व्हाई? तो राहुल भाई मैं आपको कहानी थोड़े पहले से समझाता हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए। जून 2019 में वी रेज्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, जो कैलकाटा बेस्ड है, जो स्पेंसर, नेचर्स बास्केट, लखनऊ सुपर जायंट, सारेगामा म्यूजिक, 2M चिप सबके ओनर्स। अभी मैं लास्ट टाइम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गया था, तो दे वर द मेन स्पॉन्सर। तो वहां पे जो मेन हॉल है जहाँ पे लंच डिनर होता, तो आई सॉ एक स्नैक्स का कोई ब्रांड लॉन्च किया था उन्होंने, 2M, और वहां पे डॉक्टर वैद्य के प्रोडक्ट्स, 2M में डॉक्टर वैद्य के भी प्रोडक्ट्स थे। तो आई वाज जस्ट सेइंग, विशाल जी मेरे साथ थे, मैंने कहा विशाल जी यार नए प्रोडक्ट में आ गए इन्होंने, अब ये भी लॉन्च कर दिया। तो वो मुझे अभी पता पड़ा कि दे बॉट फ्रॉम यू। तो इन्वेस्ट किया था राहुल भाई हमारे बिजनेस में, और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी बिजनेस बहुत स्केल हुई, 7 गुना स्केल हुई ऑनलाइन। बट मैंने आपको स्टोरी समझाया कि ऑफलाइन में तो हमें आइडिया नहीं था, और वी आर नॉट द बेस्ट ऑपरेटर्स फॉर आवर बिजनेस। देखो मेरा कंपनी का नाम डॉक्टर वैद्य था, वैद्य इज माय लास्ट नेम, डॉक्टर वैद्य मेरे दादाजी के नाम, मेरे दादाजी का नाम है। तो अभी एज एंटरप्रेन्योर्स वाइल बाहर से हम दिखाते कि ग्रो होते रहेगा, ग्रो बड़ा होगा होते रहेगा, हमें ये भी पता है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या और वीकनेसेस क्या है। और क्लियरली त्रिशा और मेरे में स्ट्रेंथ था कि ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना, ब्रांड बनाना, ये वो, बट वीकनेस था ऑफलाइन। अभी 100 करोड़ से 200-250 करोड़ तक हम ऑनलाइन में पहुंचा सकते थे, उसके बाद ये ब्रांड को ऑफलाइन जाना ही पड़ता। और अगर ऑफलाइन जाना ही पड़ता और वी वर नॉट द राइट पीपल टू टेक इट ऑफलाइन, देन ये ह्यूमिलिटी हम में थी कि ये कंपनी को तो आगे बढ़ाना है, हमारा नाम तो हमेशा दरवाजे पे रहने वाला है। So the right thing for the company is to give it to someone who knows offline. Great. And so मेरे दादाजी एक चीज उनमें बहुत अच्छी थी, he said, अर्जुन
ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू. जब मैं 5वीं कक्षा में था तो 4th स्टैंडर्ड से जब आप 5th स्टैंडर्ड जाते हो तो आप पेंसिल से पेन में शिफ्ट होते हो. मेरे दादाजी बहुत एक्साइटेड थे. उन्होंने मुझे वो समय में 2000 रुपए का शेफर पेन दिया था. नाइस बड़ा डब्बा में आता था, वेलवेट बॉक्स था, सिल्वर कलर का पेन था. मैं बहुत एक्साइटेड था. तो मैंने वो समय में दादाजी को ये बोला था कि आपने मुझे ये शेफर पेन दिया है, बट आप तो हमेशा 5 रुपए के रेड पेन के साथ काम पे जाते हो. तो ही सेड ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू. अर्जुन, ये 5 रुपए के पेन से मुझे याद आता है कि मैं कहां से आया हूं, और वो मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं. जितना भी बड़ा होता हूं मैं, आई विल नेवर फॉरगेट माय रूट्स. एंड सो हम में ये ह्यूमिलिटी थी कि देखो हम ऑनलाइन पे ग्रो कर पाएंगे, बट ऑफलाइन पे हम तो वी आर नॉट एबल टू डू इट. तो बेटर है कि देखो ब्रांड इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एंड फिर ऑफर, ऐसा नहीं है कि ऑफर अच्छी नहीं थी. ऑफर भी अच्छी थी और स्कोप भी अच्छा था ब्रांड का उनके साथ. तो वी टुक द ऑफर एंड वी एक्सेप्टेड द ऑफर टू एग्जिट द बिजनेस. हाँ, ऑफर अच्छी थी, वी गॉट गुड वैल्यू फॉर द बिजनेस, बट फ्यूचर ऑफ बिजनेस के लिए, ऑफलाइन ग्रोथ के लिए वी वर नॉट द राइट पीपल. एंड समटाइम्स एज एन एंटरप्रेन्योर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर इट टू गो फॉरवर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑलवेज बेटर इन फैक्ट. एंड बट बहुत हार्ड है राहुल भाई. आप 4-5 साल के लिए 16 घंटा एक चीज पे काम करते हो. आपकी पूरी टीम है, 150 लोग है कंपनी में. उनको सबको रैंडमली एक दिन टाटा बाय बाय बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है. और 29 इयर्स पे ये करना, डीलिंग विद दैट इमोशन. एंड बाय द वे राहुल भाई, एक और चीज होती है कि हमने खुशी से एग्जिट की. हमारी एग्जिट पॉजिटिव थी. हमने ब्रांड को एक लेवल पे लेके फिर एग्जिट किया. ऐसा नहीं था कि डिस्ट्रेस सेल था. पर फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं कि डैड के बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, इसलिए डैड ने बेटे को बोला बिजनेस बेच दो. ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लोग ऐसे बात करते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और आपने वो इंटरेस्टिंग चीज की है, जैसे अभी मैं संजीव जुनेजा जी से भी मिला था पर्सनली. तो उन्होंने जब केश किंग ब्रांड अपना बेचा था मम्मी को, तो ही वाज द सेम स्टेटमेंट कि भाई केश किंग से बहुत प्यार है, हमने ही पैदा किया है, लेकिन हम उतना नहीं पहुंचा पाएंगे जितना इमामी पहुंचा देगा. तो हमको हमारा ईगो या हमारा उससे इम्पोर्टेंट है कि हमारा ब्रांड जगह जगह पहुंचना चाहिए. तो आपको अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना है पढ़ने के लिए, ठीक है. मैं अगर बच्चा आगे बढ़ेगा और नाम करेगा, अच्छी बात है. अब सर एक सवाल ऐसा जो मेरे मन में भी आता है कई बार कि अभी हम भी एक अच्छी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, वी ऑल्सो प्लानिंग एक सर्टेन लेवल पे एग्जिट की. पैसा जब आता है तो लाइफ में क्या चेंज आता है? एक तो लाइफ स्टाइल में और एक माइंडसेट में, कि आज आपने अपनी कंपनी सेल की एट द एज ऑफ वेरी यंग एज, जो 29 की एज पे यू सोल्ड द कंपनी, 100 करोड़ रुपीज इन अकाउंट. तो आज आप बैठे हो, नॉर्मल हैं, आज शाम को डील साइन हुई है, कल सुबह हम उठ के देखा खाते में आए हैं 100 करोड़ रुपए. सो लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट में क्या चेंज आया? तो राहुल भाई, जब आप सोचते हो कि ये होने वाला है, अभी 1 हफ्ते में होगा, कंप्लीट होगा, आज जाएगा, कंप्लीट होगा, तो लास्ट 1-2 वीक्स जब नहीं होता है ना, तो आपको बहुत कभी होगा, कभी क्लोज होगा. एंड देन द डे इट हैपेंड, आई रिमेंबर मैं डैड के ऑफिस में बैठा था, और जब फाइनली ट्रांजैक्शन कॉन्सूमेट हुई और खत्म हुई, तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा वेट मेरे से निकल गया. I just felt very light कि finally accomplish हुआ. I went and hugged my parents. I was happy. और फिर वो शाम हमने साथ में डिनर की, फैमिली डिनर, एंड that's about it. अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुई. ऑनेस्टली मैं बताऊं तो लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं हुई. एक बड़ी चेंज थी कि राहुल भाई, मेरे पास मेरी एक ड्रीम थी, मेरे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश थी कि आप भी अपना घर खरीद पाए, और मेरी ड्रीम थी कि मैं पेरेंट्स के पास आसपास एक घर लूं. और ऐसा हमें लक भी था कि वो समय में हमें सेम बिल्डिंग में एक घर मिला. सो ट्रिशा एंड आई बॉट अ हाउस इन द सेम बिल्डिंग एज माय पेरेंट्स, इन द सेम टावर एज माय पेरेंट्स. वो एक बड़ी चेंज थी. उसके आगे जीरो चेंज. गाड़ी अपग्रेड करनी थी. डैड को गाड़ियों में बहुत शौक है, तो वो समय पे आई वॉज ड्राइविंग अ Hyundai Creta, जो मैंने 2016 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी वो समय में ली थी. पहले मैं Honda Jazz चलाता, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी. डैड बोल रहे थे, यार तू कंपनी का CEO है, अभी इतना छोटा गाड़ी में चलेगा, 24 साल का है, नोबडी विल टेक यू सीरियसली. तो दैट टाइम आई हैड सेड मेरी बजट कुछ 9 लाख की है. डैड सेड तू क्रेटा ले ले, जो बीच का पैसा है, एंड द कार वाज 15 लाख, आई विल पे इट. तो डैड ने 6 लाख डाला था, मैंने 9 लाख डाला था, और ये क्रेटा ली थी. डैड सेड अभी पैसा बन गया है, हम एक अच्छा गाड़ी लेंगे, आई विल टेक यू टू सी सम नाइस कार्स. सो वी वेंट टू सी सम नाइस कार्स. अभी ऑनेस्टली राहुल भाई, मुझे आइडिया भी नहीं था गाड़ी कितने में आती है. एंड जब मैंने प्राइसेस देखे
ये सब लग्जरी कार्स, मैन आई हैव नो प्रॉब्लम विद द लग्जरी कार्स, इट्स जस्ट दैट मेरे लिए लाइफ में गाड़ी इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इफ यू टेल मी रनिंग शूज, आई हैव द बेस्ट रनिंग शूज. इफ यू टेल मी स्क्वॉश रैकेट, आई हैव द बेस्ट स्क्वॉश रैकेट. पर मुझे गाड़ी के लिए कुछ एस्पिरेशन ही नहीं थी. तो दूसरे लोग का एस्पिरेशन में लाइफ रहना मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब डैड ने बोला कि 90 लाख 1 करोड़ में गाड़ी आते हैं, मैं बोला कि यार इसमें तो 7-10 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, वो मेरी इंटरेस्ट है. तो मैंने बस MG में जाके एक EV ली जो 21 लाख की गाड़ी थी, स्लाइटली मोर देन द क्रेटा, एंड मैं खुश था. तो लाइफ में ऑनेस्टली इतनी चेंज नहीं हुई. माइंडसेट में राहुल भाई एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी थोड़ा स्टेबिलिटी है, पैसा है, और थोड़ा और रिस्क ले सकेंगे, थोड़े और इन्वेस्टमेंट्स ले सकेंगे, और थोड़े और अपने पे बेट्स ले सकते हैं. अभी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो अगर 3-4 करोड़ डालना है बिजनेस में स्टार्टिंग में, तो हम अपने आप डाल सकते हैं. तो वो थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ. बट आई थिंक द थिंग व्हिच आई एम वेरी हैप्पी विथ इज दैट नाइदर माय वाइफ नॉर मी हैव चेंज्ड द वे वी लिव आवर लाइव्स एट ऑल. आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दोस्त, हमारा मनी स्पेंडिंग, none of that has changed. We are still the same people as we were, एक घर के साथ. क्या बात. एंड अब आपका जो नेक्स्ट वेंचर है, आई थिंक यू हैव बिकम द इन्वेस्टर नाउ, एंड नाउ यू आर हेल्पिंग द पीपल इन बिल्डिंग द D2C एंड अदर काइंड ऑफ ब्रांड. सो द पॉइंट है कि अब आपने जैसे ये 2 अलग अलग तरह के लोग हैं. देखो, स्टार्टअप एक अलग तरह का, मतलब स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बात करेंगे तो एक डिफरेंट टाइप का बीस्ट है. इन्वेस्टर बात करेंगे तो एकदम डिफरेंट टाइप की चीज़ है. तो अब आप पहले थे स्टार्टअप, अब आप गए इन्वेस्टर में, तो अब आप क्या डिफरेंस फील करते हो कि एक मेंटेलिटी शिफ्ट क्या हुआ कि एक स्टार्टअप कैसे सोचता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है, और एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है और उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है? तो आई वुड से कि बिकॉज मैं स्टार्टअप फाउंडर हूं ना राहुल भाई, मैं स्टार्टअप फाउंडर की तरह लाइफस्टाइल रह के इन्वेस्टर का काम करता हूं. एडवांटेज क्या है कि आई हैव बीन अ फाउंडर, तो मुझे प्रॉब्लम समझ आते हैं, मुझे इश्यूज समझ आते हैं, मुझे ये भी समझ आता है किस पे फोकस करना चाहिए और किस पे एंटरप्रेन्योर पे छोड़ना चाहिए. लाइक डोंट अननेसेसरली गेट इन्वॉल्वड इन थिंग्स दैट यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्वड इन. अभी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर में एक बड़ी फर्क है. अब शिप का सोचो, एंटरप्रेन्योर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के शिप चला रहा है. इन्वेस्टर कौन है? जो शिप पे सेल्स होते हैं ना, जब स्टॉर्म आती है, जब बाढ़ आती है, तो वो सेल पकड़ता है. That is the person that supports the entrepreneur, that helps the entrepreneur, that guides the entrepreneur, but steering कभी हाथ नहीं लगाएगा. और ये एक्स फाउंडर को एक्सेप्ट करना थोड़ा टफ भी होता है कि मैं अभी शिप नहीं चलाने वाला हूं. जब प्रॉब्लम भी है तो स्टीयरिंग में हाथ में नहीं ले सकता हूं, मैं उसके पीछे खड़े रह के उसको समझा सकता हूं, राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न मत ले. बट फाइनली जो टर्न लेने वाले वो एंटरप्रेन्योर ही है, वो ही लेगा. तो द डिफरेंस इज यू आर एन एनेबलर. आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, ताकि मेरी ड्रीम है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेंटरशिप, एडवाइस, हेल्प से एक डॉक्टर वैद्यस अभी नहीं बने, 100 डॉक्टर वैद्यस बने, 1000 डॉक्टर वैद्यस बने. D2C स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में, ब्रांड स्पेस में, प्लेटफॉर्म स्पेस में ऐसी कंपनीज बनी. ये मेरी ड्रीम है, ये मेरी ख्वाहिश है. बट मैं स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगा सकता, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अभी जैसे अभी आप इन्वेस्ट करते हैं बाकी चीज में, तो आपका क्या टॉप 3 या टॉप 4 प्रायोरिटीज रहती है जिस बेसिस पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? तो जब इन्वेस्टमेंट के पहले हम 3 चीज देखते हैं. फर्स्ट वी सी द फाउंडर. कौन है फाउंडर, क्यों कर रहे हैं ये काम, उनका राइट टू विन क्या है, और जब दिक्कत आते, जब मुश्किल आते, जब कठिनाई आते हैं, व्हाई विल दे फाइट थ्रू द टफ टाइम्स. 50% हमारी डिसीजन फाउंडर पे जाती है, बिकॉज हम अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करते हैं. जब बिजनेस इतना सेट नहीं है, 100 करोड़ की टर्नओवर पे हम इन्वेस्ट नहीं करते. हम 12, 15, 13, 14, 20, 25 ये टर्नओवर पे इन्वेस्ट करते हैं यूजुअली. 20% हम मार्केट सिचुएशन पोजीशन पे देखते हैं. अगर एंटरप्रेन्योर तगड़ा है बट मार्केट ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये एंटरप्रेन्योर डबल कैसे कर सकता है साल पे? अभी हम शहर में रहते हैं, हम इंडिया का टॉप 2-3% है. जैसे हम कंज्यूम करते हैं वैसे मास नहीं कंज्यूम करती है. तो ये भी सोचना होता है कि just because I am having the product doesn't mean it's a big business opportunity, right? हमने एक इन्वेस्टमेंट किया लाहौरी जीरा सोडा में. आपको पता है राहुल भाई, मैं शुगर फ्री हूं, मैंने कभी जीरा सोडा ट्राई नहीं किया है, बट इट्स अ बिग हिट इन पंजाब, इन हरियाणा, इन यूपी, इन दिल्ली NCR, इन महाराष्ट्र. ये ब्रांड बड़ी हिट है, बट मैं नहीं कंज्यूम करता. इसलिए बिजनेस अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, नहीं. बिजनेस इज बिजनेस एंड व्हाट यू हैव इज व्हाट यू हैव, राइट? तो 20% इज मार्केट अपॉर्चुनिटी, एड्रेसेबल मार्केट, एंड 30% फिर जो भी लोग देखते हैं, रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन,
EBITDA, bottom line, repeated and team. एक बंदा पूरा बिजनेस नहीं बना सकता है जब स्केलेबल बिजनेस है. तो 50% मैं रिकैप करता हूं फाउंडर, 20% व्हाट्स द मार्केट साइज एंड मार्केट कितना बढ़ेगा मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद, बिकॉज मुझे 5x 10x चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे. और थर्ड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड टीम 30%. ग्रेट. इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैं भी DSP म्यूचुअल फंड के जो CEO हैं कल्पेन जी और वाइट ओक के जो हैं अपने आशीष जी, इनसे मिल के आया. तो ये भी जब IPO में IPO के बाद जो लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने भी कहा कि यार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस, मैनेजमेंट, फाउंडर. तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. लेकिन एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी, एक वर्ड अभी आपने यूज़ किया था, राइट टू विन. ये कई चीज़ होती है कि हमको पता है कि यार फाउंडर अगर अच्छा होगा और उसमें कुछ दम होगा तो काम हो जाएगा. पर बहुत सारे केसेस में क्या है कि देयर आर सम पर्सन जो कहते हैं हमने कंपनी चालू कर दी, हमने ये कर दिया, अब हमें फंडिंग लेंगे, हम क्या करें. पर हम जब देखते हैं उनमें राइट टू विन है ही नहीं. बट वो कहते हैं यार आजकल फंडिंग मिलती ही नहीं है. मैं कहता हूँ फंडिंग तो देने वाले हजारों लोग बैठे हैं, पैसा बरस रहा है, क्या तुम लेने वाले हो. तो कई लोग ऐसे हैं जो राइट विन तो नहीं है लेकिन लेना चाहते हैं, नहीं मिलती, फिर वो दे ब्लेम द सिस्टम कि यार आजकल लोग ही ढंगे नहीं. बट देयर आर सो मेनी पीपल. तो राहुल भाई, इफ यू थिंक अबाउट माय बिजनेस, राइट, जो मैंने किया था, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन स्पेस. डिफेंस में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट अर्जुन इंजीनियर नहीं है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर नहीं है, डिफेंस इंजीनियर नहीं है. तो डिफेंस में अर्जुन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. पर अर्जुन की फैमिली की 150 साल की लेगेसी है आयुर्वेदा में, उसकी राइट टू विन वही है. सही बात है कि डे 1 पे 110 प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस का एक्सेस है उनके पास. तो राइट टू विन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखो, जो लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी आइडिया है बट फंडिंग नहीं है, businesses have to exist. And I tell people, VC इंडस्ट्री के पहले 50-60 साल में बिजनेसेस इंडिया में कैसे बने. ऐसा नहीं है कि फंडिंग के बिना बिजनेसेस नहीं बन सकते हैं. रिलायंस फंडिंग पे बनी, अदानी फंडिंग पे बनी नहीं, राइट. इनफैक्ट जो तो बड़े बिजनेसेस अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस, लिस्टेड बिजनेस, इनको तो कहाँ थी फंडिंग. एग्जैक्टली. तो देयर आर अदर वेज टू बिल्ड बिजनेस अदर देन VC फंडिंग. अभी सब लोग को लगता है VC फंडिंग के बिना बिजनेस नहीं बन सकता है. दैट्स नॉट ट्रू. आपने मुझे इतने SMEs के बारे में बताए हैं जो इतने अच्छे खासे बिजनेस चला रहे हैं, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में प्रॉफिट बना रहे हैं, वही बिजनेस है. यस, देयर आर सम बिजनेस दैट नीड VC फंडिंग, दैट गेट VC फंडिंग. VC फंडिंग से थोड़ा उनका ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकता है, बट VC फंडिंग के बिना भी बिजनेस बनते हैं, बन रहे थे और बनेंगे. इनफैक्ट अगर आप देखो ना कि पिछले 10 साल में जो पहले था ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, अब ग्रोथ के साथ तो VC भी कह रहा है नहीं, ग्रोथ ग्रोथ बहुत हो गया यार, अब ग्रोथ के साथ प्रॉफिट दो तो बात करें, नहीं तो नहीं. सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज द बज़वर्ड ऑफ टुडे 2024. बिकॉज बहुत लोगों के पैसे जल गए ग्रोथ 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 करके. एक चीज मैं बताता हूँ, जब 2021 में मैंने बिजनेस बेची थी तो मैं इन्वेस्ट कर रहा था बिजनेसेस में, मैंने ये फंड सेटअप किया था. वो समय में लोग धंधा नहीं बोलते थे. जब लोग धंधा बोलते थे तो VC भाग जाते थे. अभी व्हेन यू से धंधा, VC आके खुश हो जाता है. और दूसरा, आई हैव बीन टॉकिंग टू माय डैड अबाउट बिजनेस मोर देन आई हैव एवर टॉक टू माय डैड. मींस क्लियरली मार्केट चेंज हुआ है, बिकॉज डैड 40 साल से बिजनेस प्रॉफिटेबल, जीरो डेट और किसी से पैसा लेके बिना इतना अच्छा बिजनेस चला रहे. एक ऐसे भी है, जैसे भी आपने कहा कि ऑफलाइन वाला इशू है, ऑफलाइन ऑनलाइन तो अलग अलग बिजनेसेस हैं. अब आज की डेट में सबको लग रहा है कि यार ऑनलाइन में चीज़ है, किलिंग हो रही है. ई-कॉमर्स में, D2C ब्रांड में बहुत पैसा बन रहा है. 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर टच करना बड़ी बात नहीं हो रही. बहुत सारे ब्रांड है जो कर रहे हैं. तो अगर एक SME फाउंडर आज की डेट में कहता है कि सर मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा चलता है, मैं अभी कर रहा हूँ 25 करोड़ की सेल, 2 करोड़ महीने की सेल है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिजनेस होता है, रिटेलर जानता है, मुझे ऑफलाइन स्पेस में लोग जान रहे हैं, अब मुझे आना है ऑनलाइन, मैं भी करूंगा D2C. उसके लिए फर्स्ट स्टेप अभी क्या होना चाहिए, या उसके लिए पूरी प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप पहले दो, एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप के बाद द कंप्लीट प्रोसेस. तो पहले तो राहुल भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्टिल इन इंडिया ओनली 6 to 7% ऑफ रिटेल इज ऑनलाइन. 92, 93, 94% ऑफलाइन ही होता है. तो वहाँ बड़ी मार्केट है. तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मार्केट छोटी है और मैं ट्रेंड से बाहर हूँ, नहीं, आप ट्रेंड से बाहर नहीं हो, आपकी बहुत बड़ी मार्केट है. अगर आपको ऑनलाइन आना होता है तो पहली चीज, विदाउट बिजनेस स्टेप्स, आपका मेंटालिटी चेंज करना होगा. बिकॉज ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत फर्क है. ऑनलाइन बिजनेस में मेंटालिटी, एजिलिटी, यूज ऑफ टेक, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, Amazon के साथ काम करना, फ्लिपकार्ट के साथ काम करना, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना, वो सब ऑनलाइन बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है जो ऑफलाइन में नहीं है. ऑफलाइन के अलग रिक्वायरमेंट्स है और आप ऑफलाइन जानते हो और वो बहुत अच्छा है, बट ऑनलाइन करना है
तो मैंने बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ बात करके ये बोला है कि अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आपको एक नई टीम, एक नई सोच और एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी होगी। पहला स्टेप तो ये है कि वेबसाइट डालो और प्रोडक्ट्स अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करो। उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट करो, बोथ सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक एज वेल एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं भी आपको रोक रहा हूँ मेरे लिसनर्स के लिए, कि ये जो है ना कि आदमी सोच रहा है कि अच्छा मेरे पास 100 जनों की टीम है, अभी ये ऑफलाइन कर रहे थे, इन्हीं को बोल देंगे ये भी ऑनलाइन कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस ये आती है कि करंट सेटअप को, करंट टीम को, करंट माइंडसेट को छेड़ना ही नहीं है। एक स्टार्टिंग तो फ्रेश। सेकंड, लॉट्स ऑफ ऑफलाइन बिजनेस कम टू मी एंड से हाँ मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने 2-3 एजेंसीज लगाए बट कुछ नहीं हो रहा है। आपका ऑफलाइन बिजनेस क्या एजेंसी से चलता है? एजेंसी आपका पूरा ऑफलाइन बिजनेस चलाता है? अगर एजेंसी चला पाता तो एंटरप्रेन्योर्स क्यों रहते? खुद के चला लेते हैं एजेंसी। तो आपको बिजनेस सीखना होगा, आपको समझना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि एंटरप्रेन्योर्स डू एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट अगर आपको पता भी नहीं है कि फेसबुक पे क्या आरओएस आना चाहिए, अमेजोन पे कैसे लिस्ट करना चाहिए और एसईओ कैसे चलता है, तो ऑल द एजेंसी विल टेक यू फॉर अ राइड बिकॉज दे नो यू डोंट नो। तो अगर आपको बेसिक ऑनलाइन का नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस कैसे चला पाएंगे? और एक और चीज, जैसे फायदा दिखता है, फायदा सबको समझ में आ रहा है कि पीपल नो कि सर हमने 25 साल से मेहनत की है, तब जाके 25 करोड़ का बिजनेस हमने बनाया। अभी हम सुनते हैं कि हमारे स्पेस, सपोज मान लो एग्जांपल की उनका काम था, कपड़े का काम था, अब वो किसी कपड़े के ब्रांड की न्यूज देखती है कि यार ये कपड़े का ब्रांड अभी 2020 में तो रजिस्टर्ड हुआ था, 2024 आया है, इसने कर दी 100 करोड़ की सेल। तो ये 4 साल में 100 करोड़ पहुंच गए, हम 25 साल में 25 करोड़ पहुंचे। तो वो कहते हैं हम ऑनलाइन इसलिए आना चाहते हैं कि स्केल है, एकदम से फटाफट चीज मिलेगी। ये प्लस उनको सबको दिख रहा है, बट कोई माइनस भी है जो उनको नहीं दिख रहा है कि वो जब आएंगे तो ये चीज उनको नहीं दिख रही है, जो विद एक्सपीरियंस आप सजेस्ट करना चाहें कि देखो ये प्लस दिख तो रहा है पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइनस भी है, स्कोर देखो। मैं ऑनलाइन के 3 माइनस पॉइंट आपको बताता हूँ और 3 माइनस पॉइंट आपको समझाता हूँ जो रियलिटी आज के डेट के है, जो मेरे 2016, 17, 18 में नहीं थे। पहला, अभी आफ्टर कोविड देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन। हर स्पेस में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में इतनी फाइट नहीं लगती, इतनी एफर्ट नहीं लगती है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन दैट्स कम इन। एंड अमेजोन पे कोई भी कैटेगरी देखो 50, 60, 100 ऑनलाइन ब्रांड्स निकले हैं। इसकी वजह से सेकंड, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 3 गुना 4 गुना हो गई है। तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना होगा तो आपको बहुत एफिशिएंसी से काम करना होगा, बिकॉज जो मैं कस्टमर 200 रुपये में अक्वायर कर रहा था वो अभी 800 रुपये में आप अक्वायर करेंगे कि 600 रुपये में आप अक्वायर करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी फॉर सम टाइम यू विल नॉट गेट। एंड तीसरा, एंड आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, सर्टेन कैटेगरीज ऑनलाइन नहीं बिकते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। आप फिनाइल के बारे में बात करो, कि आप चिप्स के बारे में बात करो, कि आप कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करो, जो 30, 40, 50, 10 रुपए के प्रोडक्ट्स है उस पे लॉजिस्टिक्स ही 80 रुपए का बैठता है। तो एवरी कैटेगरी कैन नॉट बी एन ऑनलाइन कैटेगरी, स्पेशली इन एफएमसीजी। क्विक कॉमर्स अभी आया है और क्विक कॉमर्स से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हाईली वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पे आपकी इकोनॉमिक्स बैठने वाली नहीं है। किस तरह के प्रोडक्ट बैठेंगे, किस तरह के सेक्टर बैठेगा? हाई जीपी, हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम। ओके। मेडिसिन, चाहे एक बॉटल जो 200 ग्राम 300 ग्राम की वेट है वो 500 रुपए 600 रुपए की है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, ऑयल्स, हाई जीपी होना चाहिए टेक्निकली। कपड़े भी, बिकॉज एक्चुअली वेट ऑफ क्लोथ्स इज नॉट मच। जीपी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू वर्सेस वॉल्यूम। अभी कपड़े भी आप 3 शर्ट्स भी डाल दो और पैक कर लो तो 500 ग्राम का ही पैकेज हो जाता है, पर उसका वैल्यू 2000-3000 रुपए का होता है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू साइज अगर अच्छा हो, उसमें आपका मार्जिन अच्छा हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगता है आपका इसमें इनपुट ज्यादा, कि मेरे हिसाब से अगर आपके प्रोडक्ट में दम इतना होना चाहिए कि चाहे एक बार कितनी महंगी एक्विजिशन आ जाए, क्या में फर्क नहीं पड़ता, रिपीट वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि अगर एलटीवी है तो बिजनेस है, मैं LTV लेंसकार्ट का एग्जांपल इसमें देता हूं। इवन इफ लेंसकार्ट acquired me for 5,000 rupees, for the last 21 months मैंने मेरे वाइफ के लेंसेज ये प्लेटफॉर्म से खरीदा है। हर महीने के लेंसेज 3,000 रुपए के हैं, तो 63,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन मेरा 21 मंथ्स में लेंसकार्ट के साथ हुआ है। और it's going to be continue. And it's going to continue. So whether cost of acquisition is 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 does not matter, because I'm hooked to Lenskart and I only buy from Lenskart. तो the great part about online जो ऑफलाइन में नहीं है वो है डेटा। आपको कस्टमर का नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं वो मिल जाते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको ये डेटा समझना होगा तो आपको रिटेलर से,
होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से डेटा लेना होगा और ये डेटा एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। बट ऑनलाइन में आपके सब कस्टमर्स के फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस सब आपके पास है। जब आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की तो यू कैन ईमेल 1000 कस्टमर्स, 1 million कस्टमर्स, एंड दैट पावर ऑफ ऑनलाइन अलाउज यू टू कंट्रोल योर रिपीट बिहेवियर, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई कि लेंसकार्ट ने आपको अमेज कर दिया, यू आर डिलाइटेड एंड यू आर बाइंग अगेन अगेन। तो जितना अच्छा अमेजन ने किया उतना ज्यादा टफ मेरे लिए दूसरा चश्मे का ब्रांड बनाना हो गया। बिकॉज अब मेरे साथ क्या हो गया कि अब ऑनलाइन लेने वाले सपोज जो लेंस की बाइंग करेंगे 10 लाख लोग करते हैं। 10 लाख लोग में सबसे बड़ी फंडिंग लेंसकार्ट लेके बैठ गया, सबसे अच्छी सर्विस उसने दे दी। अब 10 लाख में से 4 लाख कस्टमर आ गए, हुक्ड हैं, वो वापस भी नहीं आ रहे। तो मेरे लिए चश्मे में एक नया ब्रांड बनाना अब ज्यादा टफ नहीं हो गया। स्पेशली राहुल भाई इन कैटेगरीज में ये बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे लेंसकार्ट है, जैसे नाइका है, जैसे पर्पल है, जैसे मामाअर्थ है, जैसे फर्स्ट क्राई है, विच हैव ग्रोन टू मैसिव स्केल, 1000, 2000, 3000 करोड़, जिनके पास बहुत कस्टमर लव है। अगर आपको ये कैटेगरी में ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको बहुत सोचना होगा, व्हाट एम आई ऑफरिंग, मैं क्या दे रहा हूँ कस्टमर को जो ये लोग नहीं दे रहे हैं। एंड सेकंड, अगर नहीं दे रहे आज और कल देंगे तो मेरा राइट टू विन क्या है? इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस जस्ट बिकॉज कैटेगरी इज बिग डजंट मीन आपको 100% सक्सेस मिलने वाला है। तो इस कैटेगरी का जो भी एक्चुअली नॉर्मल इंडस्ट्री नॉलेज ये कहता है कि अगर इंडस्ट्री में गेन होता है, इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, तो पूरा जो गेन है मोस्टली लेके जाता है मार्केट लीडर। तो अगर आज की रेट में लेंसकार्ट लोग चश्मा, अगर आज की रेट में लेंस ऑनलाइन खरीदने लग गए लोग, तो उसका मेजर ट्रैफिक, मेजर बेनिफिट लेंसकार्ट ही लेके जाएगा। तो कितनी बड़ी कैटेगरी और कितनी बड़ी हो जाए, वो बेनिफिट तो कुछ लीडर के पास लिमिटेड है। तो या तो खुद की एक नई कैटेगरी बनाओ या उस कैटेगरी में कुछ खुद का यूनिक चीज लेके आओ। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें यूथ को, जैसे अगर जो एसएमई की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास तो लिमिटेशन है कि जो वो ऑफलाइन बेच रहा है उसी को ऑनलाइन लेके आएगा। पर आज की डेट में यूथ है, 20-25 साल का बच्चा है, एक नेक्स्ट अर्जुन वैद्य जो इस साल की उम्र में वेट कर रहा है कि अब मैं ऑनलाइन जाऊं, तो उसको किस सेक्टर में जाने पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? मैं 4 कैटेगरीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले तो अगर आपको बूटस्ट्रैप प्रॉफिटेबल 100 करोड़ का धंधा बनाना है ऑनलाइन, तो एक ही कैटेगरी है, फैशन एंड लाइफस्टाइल। यहाँ डिमांड इतनी है, इतनी डीप है कि ब्रांड्स आते रहेंगे और लोग खरीदते रहेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फैशन वॉज द सेकेंड कैटेगरी टू कम ऑनलाइन। 10-15 साल से इंडियंस आर नाउ बाइंग क्लोथ्स, शूज, ड्रेसेस ऑनलाइन। तो अभी ये मैच्योर हो गया। तो फैशन लाइफस्टाइल में बहुत कंपटीशन है, बट अगर आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना होगा तो यही कैटेगरी में बनाना होगा। सेकंड, हेल्थ एंड वेलनेस। पर्सनल केयर में बहुत कंपटीशन है, पर ये कैटेगरीज में, सप्लीमेंट्स में, न्यूट्रिशन में एक बड़ा वेव ऑफ फिट इंडिया आने वाला है। और ये वेव में नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स आने वाले, जैसे डॉक्टर वैद्यास था। तीसरा, फिट इंडिया के बारे में बात कर रहा था, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी मैसिव। मैं लास्ट ईयर देख रहा था, जस्ट 5 कंपनी, डेकैथलॉन, प्यूमा, एडिडास, एसिक्स, स्केचर्स, स्पोर्ट्स की कंपनी। इंडिया स्पोर्टी देश नहीं है, इट्स नॉट द मोस्ट फिट स्पोर्टी कंट्री। 10,000 करोड़, जस्ट 5 कंपनी। तो कुछ हो रहा है इंडिया में जहाँ लोग वॉक कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं जिम में था, मैं CNBC देख रहा था, देयर वाज अ शो कॉल्ड ईट राइट ऑन CNBC फॉर हाफ एन आवर। तो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है। चौथा, विच इज अ स्मॉलर कैटेगरी पर जिसमें बहुत पोटेंशियल, वो है पेट्स अडॉप्शन इन इंडिया इज इंक्रीज्ड अ लॉट, एंड इतने ब्रांड्स नहीं है। तो ये 4 कैटेगरीज, फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड वेलनेस, यूनिक प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड पेट्स। एंड व्हाट वुड BPC, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर? BPC में कैटेगरी बहुत बड़ी है, ऑनलाइन पेनिट्रेशन 20% से ज्यादा तक पहुंचा है, बट बहुत ब्रांड्स है। तो अगर आपको BPC में जाना होगा तो यू रियली हैव टू हैव अ मोट और डिफरेंशिएशन, ताकि आपका ब्रांड जो बड़े बड़े ब्रांड्स से compete करे वो एक्चुअली अलग है। नहीं तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड योर डिफरेंशिएशन। तो जैसे आज की डेट में भी ई-कॉमर्स बहुत बूमिंग इंडस्ट्री, और आप तो इन्वेस्टर में D2C में तो यू आर द मास्टर एंड यू आर द एक्सपर्ट, आई वुड से। मेरे लिए तो आप गो टू पर्सन होगा। D2C में कुछ भी कभी भी होगा, आई विल कम बैक रनिंग टू यू। D2C के अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से सेगमेंट है जिसमें स्टार्टअप या बिजनेस के बारे में आज के यूथ को सोचना चाहिए? आई थिंक बहुत सी स्पेसेस है। बाय द वे, ऑफलाइन कंज्यूमर ब्रांड में भी बहुत स्कोप है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां एस्पिरेशन है, जहां यूथ बहुत है, जहां मिडिल क्लास बहुत है और ब्रांड्स कम है। तो कोई भी ब्रांड हो, D2C हो, नॉन D2C हो, ब्रांड में बहुत बहुत स्कोप है। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग थीम। हमने UPI देखा है, बट UPI के आगे अभी ABHA इन हेल्थ आने वाला है, ONDC इन ई-कॉमर्स आने वाला है, डिजी यात्रा, ऑनलाइन चेक इन फॉर एयरपोर्ट्स आने वाला है।
ये स्पेसेस में ऐसा होने वाला है कि एवरीथिंग विल मूव टू डिजिटल, फोन एंड सीमलेस इजी कंज्यूमर एक्सपीरियंस. तो एनीथिंग इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस आसान बने, इट्स वेरी 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 बिग पोटेंशियल. एंड तीसरा जो मैं लास्ट बोलने वाला हूं, जो बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट इंडिया में अगर देश को बढ़ना है तो एक बहुत बड़ी चीज पे हमें फोकस करना होगा, एंड दैट इज एजुकेशन. हमारे देश में सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस कम है. तो अगर देश को बढ़ना होगा तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एज वेल एज नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन में नेक्स्ट 20 years में देयर विल बी लॉट्स ऑफ एक्शन. तो ये स्पेसेस जो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत पोटेंशियल है. ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पोटेंशियल है, बट वो मेरी स्पेस नहीं है. नहीं, जैसे एडटेक की अपन बात करें तो एडटेक में मुझे भी लगता है स्कोप बहुत है. आई एम ऑल्सो इनटू एडटेक और मैंने पिछले 2-3 साल में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी है. आई कैन इमेजिन कि कैसे जा रहा है. लेकिन अभी जो एडटेक स्पेस में अभी जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी या बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी अभी दिखी नहीं है. एक पीडब्ल्यू आप कह सकते हैं, पीडब्ल्यू ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके अलावा जो बाकी हैं उतना ज़्यादा दिखा नहीं. एडटेक में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कोविड जब आया ना तो लोगों को ऐसा लगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कोई ऑफलाइन कुछ सीखेगा ही नहीं. रियलिटी इज कि ऑफलाइन जब कोविड गया तो देयर वाज एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. सब चीज ऑनलाइन आज जाएंगे, वो ऐसी सोच थे, और इसी वजह से बहुत पैसा गया और बहुत ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस आए जो नहीं हुए. बट एक्चुअली एडटेक इज अ बिग पोटेंशियल. इट्स जस्ट जहां एडटेक की जरूरत है वहां एडटेक डालो, और जहां जरूरत है वहां मत करो. अगर कस्टमर को ऐप नहीं चाहिए तो आप ऐप क्यों दे रहे हो? डोंट पुश टू अ कस्टमर व्हाट दे डोंट नीड. बट EdTech allows democratization, access to information to customers across the country. हमारे देश को सीखना है, हमारे देश को इम्प्रूव करना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है. इसी वजह से पूरे इंडिया में CA राहुल मलोडिया को लोग फॉलो करते हैं. एंड नॉट जस्ट इन टॉप 5 cities, नॉट जस्ट इन टॉप 10 cities, Tier 3, Tier 4 के लोग को भी बढ़ना है, मिडिल क्लास से निकलना है, अपना फैमिली का लाइफ को ऊपर लेना है. तो स्कोप तो है, बट सही स्पेसेस में करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ग्रेट. एक इंडियन कंज्यूमर को बारे में आप इतना समझते हैं, 2013 से आप इसी में हैं. इंडियन कंज्यूमर को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है. जैसे मोस्ट ऑफ द जो जनरल है कि इंडियन कस्टमर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता, वो मतलब महंगी चीज़ें नहीं लेता. और अपन ने ई कॉमर्स की D2C सबकी बात की कि यार थोड़ा मार्जिन अच्छा होना चाहिए, GP अच्छा होना चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट चलेंगे, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट चलेंगे. पर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो वो टॉप इंडिया का 2 से 5% जो इंडिया है वो ले रहा है अभी. क्या लोअर साइड में इवेंचुअली हो सकता है कि अपन को भी लगता है कि अभी तो इंडिया ले रहा है, बाद में भारत भी लेने लग जाएगा, भारत भी प्रीमियम जाएगा, एस्पिरेशन जाएगा. बट अभी करंट स्पेस में अगले 5 से 10 साल में क्या लगता है कि इंडियन कस्टमर की मेंटेलिटी क्या है? उसको सस्ता लेना है, उसको क्वालिटी लेना है, वो ब्रांड के पैसे देगा नहीं देगा, क्या होगा? मैं शॉर्ट आंसर देता हूँ, लॉन्ग आंसर देता हूँ. शॉर्ट आंसर ये है कि इंडियन कस्टमर्स आर नॉट चीप. इंडियन कस्टमर्स सस्ते नहीं है. Indian customers are not price conscious. They are not going to spend unnecessary money either. Indian customers are price value conscious. अगर मैं पैसा दे रहा हूं और मुझे वो पैसे से वैल्यू मिल रही है तो मैं खुश हूं. सेकंड, इंडियन कस्टमर्स दुनिया के सबसे यूनिक कस्टमर्स है. जो US में होता है, जो यूरोप में होता है, जो थाईलैंड में होता है, जो स्विट्जरलैंड में होता है, वो इंडिया में नहीं होता है. 10 रुपए की पैकेट ऑफ चिप्स 10 रुपए पे ही बिकती है आज 15 साल बाद, और वो 10 रुपए की पैकेट ऑफ चिप्स 15 साल बाद भी 10 रुपए पे बिकेगी. यस, वो चिप्स में चिप्स कम है और एयर ज्यादा है, बट कस्टमर को 10 रुपए में ही चिप्स बाय करना होता है. बट हेडफोन्स वो 2000, 3000, 4000 रुपए भी पे करेगा. तो इंडियन कस्टमर सेगमेंट्स उनके मन में, FMCG के लिए मैं पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने वाला हूं, मुझे 2 रुपए की शैम्पू की साशे ही चाहिए. अगर 100 रुपए की शैम्पू के बॉटल में हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो भी मुझे 2 रुपए की शैम्पू की साशे चाहिए, बिकॉज उसमें मैं इतना वैल्यू नहीं एस्पायर करता हूँ, अस्क्राइब नहीं करता हूँ. पर अगर मुझे फ्रिज चाहिए तो मुझे एक्सपेंसिव फ्रिज चाहिए, अगर मुझे टीवी चाहिए तो मुझे एक्सपेंसिव टीवी चाहिए. तो अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन कंज्यूमर सस्ता नहीं है, वो अपने कंजम्पशन को सेगमेंट करता है और वो प्राइस वैल्यू कॉन्शियस है. अगर आप 30% ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो बट 50% ज्यादा वैल्यू देते हो तो कस्टमर आ जाएगा आपके पास. ऐसा नहीं है कि उनको सबसे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए.
तो सर करंटली अभी आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं या कुछ अलग से आपने फंड बना रखा है? व्हाट इज इट एक्चुअली? नहीं सर, 2022 जैन में हमने एक फंड स्टार्ट किया V3 वेंचर्स, जो एक जॉइंट वेंचर है विद अ बेल्जियन फंड कॉल्ड वर्ल इन्वेस्ट। यहाँ हम अर्ली स्टेज कंज्यूमर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स, एनेबलर्स। तो हमने कोको FM में इन्वेस्टमेंट की है, हमने हेल्थ स्पेस में एका केयर में इन्वेस्टमेंट की है, हमने वर्नाक्यूलर गवर्नमेंट जॉब प्रेप में एका केयर एंट्री में इन्वेस्ट की है, हमने ग्लो कैल जीरो शुगर आइसक्रीम, गो जीरो आइसक्रीम में इन्वेस्ट किया है, और हमने अभी एक बहुत फेमस शार्क टैंक की कंपनी दिल फूड्स में जो QSR स्पेस में है, रीजनल इंडियन क्विजीन करते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट किया। तो हम 5 से 25 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज कंज्यूमर बिजनेस में, उनके साथ काम करके उनको ग्रो करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दें। ग्रेट। तो अगर आपको किसी स्टार्टअप को अप्रोच करना चाहता है इस पॉडकास्ट के बाद आपसे, ऑब्वियसली अब तक तो इतना तो इम्प्रेस हो गया है कि वो कहते हैं यार पैसे मिले ना मिले, नॉलेज इतनी मिलने वाली है कि, और एक तो होती है नॉलेज विद एरोगेंस, एक होती है नॉलेज विद ह्यूमिलिटी कि देखो मैं बता रहा हूँ, और एक होता है ना कि कोई मुझे नॉलेज दे रहा है लेकिन वो टीचर लग रहा है, प्रोफेसर लग रहा है कि बड़ा आदमी कुछ बता रहा है, और ये क्या लगता है ये तो अपना ही ब्रदर, अपना ही भाई, अपना ही पार्ट कर रहा है। तो आपसे बात करके वो चीज़ लगती है। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो एज अ मेंटर, एज अ इन्वेस्टर आपको चाहते होंगे, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें? आई थिंक आई एम वेरी एक्सेसिबल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे मैसेज भेजो, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल एंगेज विद यू। लाइफ में मुझे एक्चुअली जो 2 सबसे बड़ी चीज़ मिले हैं वो कोल्ड मैसेज से मिले हैं। द RPSG कंपनी दैट बॉट माई कंपनी, दे रीच्ड आउट टू मी थ्रू कोल्ड लिंक्डइन मैसेज। जो मैं फंड चलाता हूँ, दे ऑल्सो रीच आउट टू मी अ कोल्ड लिंक्डइन मैसेज। तो मेरे सबसे बड़े जो लाइफ में बिजनेस के अकम्पलिशमेंट्स हुए वो कोल्ड मैसेज से हुए हैं। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड मैसेजेस। एंड थैंक यू भाई कि आप हमारे घर पे आए, इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन किया। हम पहली बार लाइफ में मिले हैं, बट ऐसा नहीं लगा कि वी हैव मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड होपफुली ये कॉन्वर्सेशन से लोगों को कुछ लर्निंग मिलती है, लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, और ये हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली नहीं है। Definitely. नेक्स्ट टाइम we'll be doing this in Jaipur over I'm saying kachoris. audience will ask for part 2. I'm telling you अभी And तो part 2 will happen in Jaipur. 100% part 2 will happen in Jaipur. अच्छा, आपसे D2C के बारे में हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। पॉडकास्ट के जरिए अभी अपन बहुत सारा इंट्रो मिलेगा, एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी D2C पे अपन करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपसे और सीखना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो और क्या तरीके हैं आपसे जुड़ने के? हाँ, तो राहुल भाई, सिंस हमने कंपनी एग्जिट की, हम लोगों को हेल्प करना चाहते थे, तो आई रन अ D2C प्रोग्राम, 8 वीक कोहॉर्ट बेस्ड प्रोग्राम। मेरे बायो पे जाके आप ढूंढ सकते हो वो प्रोग्राम है। तो ऑडियंस आप समझ गए हो कि आपको इतना बढ़िया मेंटर, इतना बढ़िया इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, स्पेशली आप कंज्यूमर स्पेस में, D2C स्पेस में है तो, बिकॉज ही इज द मैन हु हैज, ये ई-कॉमर्स की जब शुरुआत हुई तब से है, तो ये क्या क्या ट्रेंड हुए, कब क्या हुआ, कब क्या बदला, ये ट्रेंड को जानते हैं, ये लोगों को जानते हैं, दे आर द बेस्ट कॉन्टेक्ट, और एज ए एंटरप्रेन्योर ये आपके चैलेंजेस को जानते हैं, एज ए इन्वेस्टर दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन में आपके साथ कि जो व्यक्ति स्टार्टअप करना चाह रहा है आज की डेट में, तो उसके लिए आप इन जनरल, D2C या वैसी बात नहीं, इन जनरल क्या 2-3 चीजें आपने 10 साल के एक्सपीरियंस से डूज एंड डोंट्स में बताएंगे कि यार अगर स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो ये 3 चीजें तो करना, ये हमेशा करना, या ये 2-3 चीजें बिल्कुल मत करना? एंड दैट वुड बी माय फाइनल क्वेश्चन। राहुल भाई, आई विल आंसर दिस विद जस्ट वन थिंग। हम सोचते बहुत है, हम एक्सेल शीट्स बहुत बनाते हैं, हम प्लान्स बहुत बनाते हैं, हम प्रेजेंटेशंस बहुत बनाते हैं, बट द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। अंटिल आप कस्टमर के पास नहीं जाते हो और कस्टमर उनके वॉलेट से पैसे निकाल के आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं पता है। इट्स द बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ स्टार्टअप इन इंडिया, बट स्टार्टअप्स एक्सेल शीट्स और लैपटॉप्स बनते नहीं है, स्टार्टअप्स कस्टमर के साथ बनते हैं। द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू पीपल इज स्टार्ट। तो सर एक बार अर्जुन सर